चलिए शुरू करें, जगह हो ना सब? चलो तो देखते हैं फटाफट। देखो पिलर 1 वाला जो है 1 से लेकर कहां तक था, 1D तक था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है, जो इंश्योरेंस तक। ठीक है, ये नेक्स्ट पिलर है और नेक्स्ट पिलर में सिंपल सा है। बजट से क्वेश्चन देखो आमतौर पे यही दिया हुआ है कि भैया 2016 से यहां तक ऑब्जर्व करोगे तो 3 4 1 2 3 ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस निकलते हैं, पूरा मिला दिया जाए तो। ठीक है ना, तो और बहुत आसान रहता है इस बार आपके लिए, और आसान हो जाएगा क्योंकि इंटरिम बजट आया है। और इंटरिम बजट के बारे में मैंने बताया था, इंटरिम बजट में कोई बड़ा बड़ा चीज जो है अनाउंस नहीं होता है। इंटरिम बजट का सिंपल मीनिंग होता है जिस साल इलेक्शन होने वाला है उस साल जो बजट सरकार लाती है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरिम बजट। और उस इंटरिम बजट में हर सरकार के साथ ये पूरा नियम है कि भैया उस साल हम कोई बड़ा बड़ा, क्या सब ठीक ठाक सुन पा रहे हो? थोड़ा सा अलर्ट रहा है ना, तो उस साल बड़ा बड़ा कोई मेगा हम लोग ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, लोक लुभावने ऑफर, ताकि इलेक्शंस में इस तरीके का मैनिपुलेशन हो सके। तो ये सभी सरकार के साथ सहमति है आपस में कि ना हम करेंगे ना तुम करना, बात खत्म। फिर जब इलेक्शन हो जाएगा, जो पार्टी जीतेगी उस पार्टी के जीतने के बाद फिर से वापस जब वो लोग अपना एक जनरल बजट निकालेंगे और उस जनरल बजट में फिर अपने हिसाब से वो लोग करेंगे। तो आपके लिए 2024 का प्रीलिम्स आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि इंटरिम बजट है, और इंटरिम बजट में मात्र 22 पेज का है। तो काम का ये है कि 22 पेज में से 3 क्वेश्चन अगर निकल गया तो ज्यादा रेशियो अच्छा है। समझ में आ रहा है? जनरल बजट जब तक आएगा तब तक आप क्वालिफाई करके मेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे, इसीलिए ध्यान रख लीजिएगा। सुन पा रहे हो? भकवाओ को नहीं है ना, कोई अलर्ट रहना, रिस्पॉन्स करते रहना। समझ में आया? तो क्या 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 शॉर्ट बजट, शॉर्ट बजट मतलब देखो कहने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इंटरिम बजट उसको नाम दिया गया था, इंटरिम बजट ही बोलेंगे। शॉर्ट बजट का अलग अलग मीनिंग निकल सकता है, बहुत सारा निकल सकता है, तो इंटरिम बजट रखिएगा क्योंकि नाम वो लोग वही देते हैं। जैसे अब बजट तो हम जो बोल रहे हैं बजट ही नहीं है, मतलब जो बात हम बजट बोल रहे हैं उस बजट का नाम तो बजट है ही नहीं, उसका नाम तो अलग है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो लॉजिक ये है कि जब कोई चीज एक्सेप्टेंस हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इंटरिम बजट से करें। तो भैया अब हम इसमें शुरुआत करेंगे। इसमें पहला है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, ये फिस्कल डेफिसिट मैंने शब्द बताया था आपको, जिसमें बोला था कि वित्तीय जो नुकसान है आपका, कि इतना पैसा आया इतना पैसा गया, तो ज्यादा पैसा गया यानी कि इनकम आ रहा है 10,000 और खर्चा हो रहा है 20,000, तो आपका फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, मतलब जो है आपका घाटा, जो वित्तीय घाटा, वो क्या है? ज्यादा है। तो उसी तरीके से ये फिस्कल पॉलिसी है, उसमें कैसे कैसे बनता है यहां समझ लो, काम आसान हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, जनरल बजट में और इंटरिम बजट में क्या फर्क है? तो इंटरिम बजट हर साल जब इलेक्शंस होने वाला होता है उस साल जो किया जाता है उसको इंटरिम बजट बोलते हैं। बाकी उसके अलावा जो भी बजट आता है उसको क्या बोलेंगे? जनरल बजट बोलेंगे। ये ध्यान में रखना, ठीक है? तो अब इसमें देर ना करते हुए फटाफट फटाफट काम करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला ये जो आप देख चुके हो इसको जरा देखो, इसमें A to Z सब कुछ पढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? लगभग कुछ चीजों को अगर छोड़ दें तो सब कुछ पढ़ा हुआ है। CRR, SLR, रेपो रेट, यहाँ MSF एक्सेट्रा, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक सेक्टर लैंडिंग, ये सब जो है सब आप पढ़ चुके हैं। PSL, उसके बाद 2 टर्म है, ये जो है फिस्कल पॉलिसी और ये था मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी अपन पढ़ चुके हैं, फिस्कल पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। इसके तहत 3 चीज आता है कि भैया टैक्स कहां से लेंगे, किससे लेंगे, कैसे लेंगे, उसका पैसा कहां खर्च करेंगे, ये सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो इधर वाला तो अपन खत्म कर चुके हैं, ये पूरा सेक्शन सब लोग कवर अप करेंगे। क्लियर है? तो भैया अब आराम से देखते जाना और उसके बाद काम करेंगे। इसमें अगर मैं बता दूं तो सिर्फ कुछ कुछ छोटे छोटे चीजों को छोड़ दूं, उसके बाद बाकी सब तो आप पढ़ सकते हैं। मेन टर्म मैं बता दूंगा, उसका काम हो जाएगा। तो कुछ छोटे छोटे टर्म देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है फुल एम्प्लॉयमेंट, और कॉपी निकाल के रखे रहना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा इसमें टर्म ऐसा आएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें उस तरह से ठेठ भाषा में समझाया हुआ नहीं है। ठेठ भाषा में समझने के लिए आपको कॉपी में लिख के रख लीजिएगा। जैसे इंटरिम बजट, तो इंटरिम बजट का इसमें जिक्र कहीं नहीं लिया, लिखा रहेगा कि हाँ इस साल या इलेक्शन के सेशन में, वो आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ही याद रख लीजिएगा हाँ इंटरिम बजट है वो चीज होता है, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सेम पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो भैया फुल एम्प्लॉयमेंट का सिंपल मीनिंग है, अगर इसको समझोगे तो क्या है, एक लाइन में देखो, लोक कल्याणकारी जो योजना आप चला रहे हैं जिससे बहुत लोगों को मिल रहा है। जैसे आपने बोला कि सुकन्या योजना चला दी है, या आपने बोला कुछ वैसा योजना चला दिया जिस योजना के तहत क्या हुआ कि भैया ये हुआ कि भैया आपको योजना चलाने के बाद बहुत लोग को उसका लाभ हुआ, फिर लोग योगदान किए, उनको पैसा, मान लो मनरेगा, मनरेगा सुने है ना? तो हर साल गांव में लोगों को मिलता ही है। मान लो अगर एक दिन जैसे 100 दिन का नौकरी है, 100 दिन में कुछ कुछ रुपए, एक दिन का 300-400 आपको मिल रहा है, तो जो आपको पैसा मिलेगा उससे आप बिमल गुटखा खाइएगा, बिमल गुटखा खाइएगा तो बिमल का मैन्युफैक्चरिंग चलेगा, मतलब कहने के लिए तो ही है, फिर मैन्युफैक्चरिंग चलेगा तो GDP बढ़ेगा। तो वैसा ही कुछ फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए
होता है कि जो स्कीम चलाया जाए जिससे बहुत लोगों को रोजगार भी मिले और उसका फायदा फिर जीडीपी में हो जाए। क्लियर है यहां तक? आगे दूसरा है इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए। भैया अब हमें नहीं बताने वाली, तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि महंगाई से फाइट करने के लिए क्या क्या हो सकता है। फिर भी इसमें एक शब्द दिया है हायर इनकम टैक्स, लोअर डिस्पोजेबल इनकम। आगे उसके बाद इस शब्द आएगा टू फाइट डिफ्लेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स टू बूस्ट डिमांड। डिफ्लेशन आपको पता है ना, इन्फ्लेशन याद रखना है, उल्टा कर देना है डिफ्लेशन का, बस ज्यादा दिमाग अलग से नहीं लगाना है, तो सारा कुछ आ जाएगा। अब इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, ये फलना ठिकाना, ये सब जितना भी है काम का, इसमें एक सबसे ज्यादा फुल फॉर्म काम का है, वो है CAD। मैंने बोला था करेंट अकाउंट डेफिसिट, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, कैड का करेंट अकाउंट डेफिसिट। ये लिखिए, ये अलग से आएगा ये डिटेल में, बट फुल फॉर्म यही पढ़ लीजिए पहले। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि फिस्कल पॉलिसी, यहां देखो हाल के भी बताएंगे, नहीं बस देख लो फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है। IES में पूछा हुआ है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में यूपीएससी कंडक्ट करता है, और फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है बस वही पूछ रहा है। तो अभी मैंने सिर्फ कुछ बहुत ज्यादा आपको बताया तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक टेबल आप देखे थे, अरे देखे थे ना टेबल, ये वाला जो फिस्कल पॉलिसी के बारे में बता रहा है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिसइन्वेस्टमेंट, और उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। क्या समझ में आ रहा है? तो अगर इस बिहाफ पे आपको क्वेश्चन बनाना पड़े, रिस्पॉन्स थोड़ा करते ना तो आपको मजा आ जाएगा, आप बना सकते हैं आसानी से। तो फिस्कल पॉलिसी में आपको 2018 का क्वेश्चन है, AB, पता नहीं COD कहां चला गया है, COD दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। तो बैलेंसिंग द रेवेन्यू, ये क्वेश्चन आप देख लेना, ये बाद में पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। अब आइए नेक्स्ट। तो पहला पॉइंट जो आपको समझना है, लिखना है, अगर मैं सिर्फ 30 सेकेंड दूं, इसको समझो तो आसानी से, देखते हैं आपको समझ आता है कि नहीं आता है। कुछ आ रहा है, समझ आ रहा है कुछ? चलो, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, पढ़ाने के बाद सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना बजट। बजट, पहला बात तो ये कि बजट को बजट नहीं कहते हैं, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत बार पूछा है बीपीएससी के अंदर भी कि बजट का ओरिजिनल नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। यह एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। और उसके बाद अब उसमें एक छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं आराम से, इसमें लिखा हुआ भी है 3 फंड्स रिलेटेड टू बजट, सेल्फ स्टडी, लक्ष्मीकांत चैप्टर ऑन पार्लियामेंट, उसमें दिया हुआ है, हम पढ़ा दिए हैं तो आपको पता है, समझ में आ रहा है। तो आप चैप्टर 22 पढ़ लीजिएगा इसी सहारे, तो इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटी का भी रिवीजन हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI, ये मैं सब बताया हुआ हूं पॉलिटी में। ये जो है कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, सो अलग, पब्लिक ग्रांट अलग होता है, वोट ऑन अकाउंट अलग होता है। तो फिर भी मैं उस सारा यहाँ पे एक एक बार बता दूंगा, उसके बाद आप पढ़ लेना। तो बस इतना याद रखिएगा कि CFI आपके मतलब सभी के बाबूजी हैं एक तरीके से, मतलब बाप। इसलिए बाप क्योंकि जितना भी कमाई आप करिएगा, जो भी कुछ करिएगा, वो सारा पैसा आप बाप को दीजिएगा, और बाप फिर वहां से सर्कुलेट करेगा कि किसको कितना देना है, किसको कितना क्या करना है। आप कमाइएगा तो ना, बाप को पैसा नहीं दीजिएगा तो बाप आपका शादी भी नहीं करवाएगा। तो बाप को आप कमा रहे हैं, पैसा दीजिए तो काम होगा। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर CFI में जितना भी पैसा आता है, इनकम टैक्स, लोन्स रिकवर्ड, विथड्रॉल, जितना भी होगा, ये सब में आपको जो है CFI में जाएगा, और इसके लिए सिर्फ परमिशन की जरूरत है, वो है पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें एक शब्द लिखा है एक्सेप्ट फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर लाइक जजेस एंड सैलरी, मैं डिटेल में आगे बता दूंगा आपको।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर सरकार सोचे कि जज हमारे खिलाफ फैसला दे रहा है बार बार, ध्यान से समझना, सोच ही सकता है, तो इस जज का सैलरी रुकवा देते हैं। औकात नहीं है सरकार का, सरकार का औकात बस इतना है कि जो उसकी सैलरी है जज को जो मिल रहा है अभी, उससे कम तो कर ही नहीं सकता है, वो कम करने का कोई नौबत ही नहीं है, और जो भी बढ़ेगा तो बढ़ाएगा। बस ये कर सकता है कि जो 30% बढ़ने वाला था उसको ये बोल सकता है कि 30% नहीं बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। लेकिन जो सैलरी अगर 50,000 मिल रहा है तो उसको 49,000 नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने फैसला उसके खिलाफ नहीं सुनाया। तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखते जाइएगा। अब बाकी उसके बाद जितने सारे शब्द है, पब्लिक अकाउंट है, कंटिजेंसी फंड है, दिख रहा है? तो कंटिजेंसी फंड अभी बोला, ये जनरली जो होता है ये आपके लिए होता है इमरजेंसी यूज के लिए। फॉर एग्जांपल ये पैसा बचा के रख लिया जाता है कि कहीं बाढ़ सुखाड़ कुछ भी आया तो सीएफआई से नहीं बल्कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा दे दिया जाता है, बात खत्म। उसके ऊपर एक था पब्लिक अकाउंट, हालांकि ये सब तो आएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है नहीं, लेकिन फिर भी पब्लिक अकाउंट अगर देख लीजिएगा तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सिर्फ पहली बार बनाते वक्त सरकार ने संसद की अनुमति लेनी है, फिर हर बार इसमें से पैसा खर्च करने वक्त संसद की अनुमति नहीं लेनी है। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में शुरुआत में जो बजट पेश किया जाता है उसमें परमिशन खाली लेना है, उसके बाद परमिशन नहीं लेना है, पूरा डिटेलिंग में आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकमिंग रुपया फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स या जहां से भी आता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। लोन्स और उससे जो भी चीजें रिलेटेड होती हैं वो सब का सब आपका सीएफआई में जाता है। तो अब आते हैं एक और काम का चीज जो दिमाग में रख लेते हैं। एक बजट 2021 का, पता नहीं कभी कोई पूछ लेता है, बजट 2021 में एक सुधार हुआ था। अमाउंट इंक्रीजेस फ्रॉम 500 करोड़ टू 30,000 करोड़, 40% ऑफ दिस अमाउंट विल बी केप्ट विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये हम आगे देख लेंगे, इसके लिए लोड नहीं लेना है। एक क्वेश्चन पूछा फिर 2011 में कि जो भी पैसा लिखा हुआ है ऑथराइजेशन फॉर द विथड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द सीएफआई मस्ट कम फ्रॉम, सीएफआई से जो पैसा हम निकाल रहे हैं उसके लिए परमिशन किससे लेना पड़ेगा? तो पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो कौन हो जाएगा? पार्लियामेंट। अभी तो बताया, तो सिंपल ये चीजें जो है दिमाग में रख लेना है, आसान आसान। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पैसा आसान होता है। अब आगे जाना, आगे आओगे तो दो तीन चीज मिलेगा। पहला मिलेगा ये जो फंड वाला देखते हैं ना, सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसके बाद आकर सब इकट्ठा एक जगह जुड़ जाएगा। तो पहले प्रधानमंत्री का नेशनल रिलीफ फंड चलता था जवाहरलाल नेहरू के समय 1948 में, कि पैसा लोग आप देंगे उससे गरीब लोगों का कल्याणकारी काम होगा। सुन पा रहे हैं? ये पीएमएनआरएफ चलता था। इसी पीएमएनआरएफ का नाम चेंज कर दिए और चेंज करके ला दिया गया पीएम केयर फंड, जो कि 2020 कोरोना के समय लाया गया। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नाम बार बार काहे नया लेके आ जाते हैं। तो नाम नया ना लेके सरकार के पीछे कारण है। कारण यह है कि बहुत लोग को इसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही अचानक से आया पीएम केयर फंड, अचानक से सब लोग जागरूक हो गए और पैसा भेजना शुरू कर दिए। तो वो एक सरकार का पॉलिसी होता है जिसके तहत लोग उसके बारे में जान जाए, इसलिए नाम चेंज किया गया। बाकी जितना काम का था वो सारा काम का यहाँ पे भी है सेम कुछ। स्पेशली बनाया गया था इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जिसमें कोविड-19 का समय शुरुआत हुआ। इसमें जो बनाया गया था, इसमें फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, इन सब चीजों के लिए बनाया गया था। यहाँ पे नॉट सेटअप बाय द पार्लियामेंट 1948 में, लेकिन यहाँ पे इसे संसद द्वारा इसको भी नहीं बनाया गया, बजट में इसे पैसा भी नहीं दिया जाता, सामान्य लोगों के और विभिन्न संस्थानों के दान से ये चलता है। उसके बाद डोनर्स गेट इनकम टैक्स एग्जम्पशन, जिसमें से जो पैसा देता है उसको इनकम टैक्स में छूट मिल जाता है, ये फलना ठिकाना। तो दोनों का फंड याद रखिएगा, और स्पेशली केयर का फंड याद रखिएगा, पीएम केयर्स लिख लीजिएगा कहीं से, क्योंकि ये पूछता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड उसके बाद रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो दोनों सेम चीज है, बस नाम अलग है। और मैंने बोला था आपको कि नरेंद्र मोदी जी जो है जवाहरलाल नेहरू का, बोला था ना सेम बॉटल कि सेम वाइन, बॉटल डिफरेंट, तो वाइन सेम है, बॉटल बस डिफरेंट कर दिए हैं। बाकी जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित तो लगते ही हैं वो। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, अब इसमें सबसे पहला पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर जो है, सॉरी पीएम केयर फंड में चेयरमैन कौन होता है? तो नाम में क्या है? पीएम, चेयरमैन भी है पीएम। दूसरा, उसके बाद दो तीन लोग ऐसे हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, वो भी सरकार के हिसाब से। पीएम ही जिसका चेयरमैन हो तो पीएम उसी को बनाएगा जो उसके भरोसेमंद है। अमित भाई, राजनाथ भाई, आप समझ पा रहे हैं? जैसे इस टाइप के जो लोग हैं तो साथ में रहते हैं, बात खत्म। समझ गए ना आप लोग? नेक्स्ट उसके बाद नेशनल डिफेंस फंड, जो कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस के हेल्प के लिए भी बनाया गया था।
अब ऊपर के टेबल में हमने पढ़ा वो 2 फंड के अलावा एक तीसरा राष्ट्रीय कोष निधि है। तो 2 फंड ऊपर में खा कौन कौन, पीएम एनआरएफ और दूसरा कौन, पीएम केयर्स। अब तीसरा है डिफेंस के लिए, कि भैया डिफेंस के लिए स्पेशली बना दिया गया। तो इस तरीके का ये 3 फंड आपको दिमाग में रखना है, काम आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको 2-3 चीज और मिल जाएगा कि सर सबसे पहला, बहुत लोग पीएम केयर्स के बारे में अपोजिशन पार्टी घेरती रहती है। मैंने बोला भी था कहां गया वो पैसा जो मिला था, समझ में आ रहा है। तो पीएम केयर फंड में चलता रहता है। इससे सरकार में बहुत लोग आरटीआई भी मांगा कि आरटीआई के तहत हमको इन्फॉर्मेशन बताइए कि केयर फंड का पैसा किधर गया। सरकार बोली तुम्हारा औकात नहीं है पूछने का, हम बताएंगे नहीं तुमको, समझ में आ रहा है। तो मामला कोर्ट में जो है चलता फिरता रहता है। अब देखेंगे जब आएगा कुछ तो देखेंगे, फिलहाल अब इस पे कोई अपडेट नहीं है। अब आते हैं इस डायग्राम पे, और ये डायग्राम जीवन का आनंद देगा आपको, समझ में आ रहा है। अलर्ट हो, ठीक है। सरस्वती पूजा मनाना है आप लोगों को, हाँ तो मना लीजिएगा ठीक है। वो अभी पढ़ लेते हैं, समझ में आ रहा है। आज मंडे है, पढ़ लेना है। हम सोचे कि बीच में पक्का नहीं चाहते हो भी सरस्वती पूजा के दिन गायब रहेगा सब, इसीलिए हम सोचे कि भैया वो चक्कर छोड़ो, आज क्लास रख ही लेते हैं। नहीं भी कुछ करेंगे तो केसौर खाने जाएगा सब दूसरा जगह, दे दो भीख मांग के। अब समझ पाए नहीं, मतलब गजब हाल है। सब घूमेगा सो दिन, चंदन टिका लगा, पता नहीं जा कहा रहा है, ना कोई बुलाया ना कोई कुछ बोला, कोई बुला हुआ नहीं, चंदन उंदन लगा के घूम रहा है उधर। इतना कैसे टाइम वेस्ट होता रहता है। खैर चलो हो गया तो हम क्या ही करेंगे। तो पहला आते हैं पीएम केयर के बाद ये टेबल। हम चाहेंगे कि इस टेबल को 30 सेकंड आप देखें फिर आगे चलेंगे। क्या गलत बोला हूं? सरस्वती पूजा देखो अलग ही जोश में रहेगा सब, बाइक पे 3-3 जन 4-4 जन चढ़ा हुआ, सब पूरा चंदन टीका लगा हुआ है A to Z, समझ में आ रहा है। और लोग सरस्वती देवी को देखने जा रहे हैं, लोग सरस्वती देवी को, आप समझ पा रहे हैं। सरस्वती जूठा करके प्रसाद, अच्छा खाते रहता है देते रहता है, चलो ठीक है, मतलब शेयरिंग इज केयरिंग वाला काम करते रहता हो, बढ़िया। मतलब उससे मेल मिलाप बना रहता है, ऐसे ऐसा सोच को लोग करते होंगे। लेकिन हाँ मतलब ये भी बात है कि चलो मतलब एक आस्था का प्रतीक तो है ही, है ना, है मतलब इसमें क्या ही है, लोग को रहता है। सरस्वती पूजा के दिन आपको पता ही है कि हम हर साल इस बात को बोलते हैं, लगभग 1-2 साल से तो बोल ही रहे हैं। क्या उस दिन सारा गोरा किताब ले जाके सरस्वती जी के सामने रख देगा, पूरा बोझ है उनको दे देगा, ले जा, नहीं क्या पढ़ेगा घर पे। मम्मी पापा बोले पढ़ लो, सरस्वती जी के लगे किताब रखी, ज्ञान सही, वहां रखने से ज्ञानवान तो होने वाला नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। बाकी उसके बाद जो आपका होने वाला है तहस नहस वो अलग होगा। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इस टेबल को देखिए जरा ध्यान से। ये दिख रही है आपको, ये 3 डॉक्यूमेंट, यही 3 डॉक्यूमेंट काम का है। तो कोई आदमी पूछे कि बजट में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट पेश होता है, तो नहीं, 3 डॉक्यूमेंट। अब यहां से प्लीज अलर्ट रहना, क्योंकि यहां से टेक्निकल टर्म्स शुरू। बजट जब भी पेश होगा उसमें 3 चीजें हमेशा होंगी। सबसे फर्स्ट एक होगा जो आपका ओ होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान से समझना। दूसरा फाइनेंस बिल, और तीसरा एप्रोप्रिएशन बिल। तो 3 हो गया, ध्यान से समझना, ये तीनों को पास कराना होगा सरकार को। तो पहला है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि इस साल जो पिछले साल जो भी कुछ हुआ, हमने क्या किया नहीं किया बताना है पूरा का पूरा बात। दूसरा हम दूसरा लाभ इसलिए कि भैया फाइनेंस बिल में हम टैक्स लोगों से वसूलेंगे तो कितना प्रतिशत वसूलेंगे, कैसे वसूलेंगे, वो भी पास कराना होगा। भाई पैसा आपका ले रहे हैं तो उसका कोई एक्ट तो होना चाहिए। तो ये बिल है, और जब ये परमिशन मिल जाएगा तो एक्ट बन जाएगा। एक्ट क्या होता है? एक्ट तब बनता है जब तक उस पर प्रेसिडेंट का साइन नहीं हो। एक्ट बनने का एक ही रिश्ता है, नाता है, प्रेसिडेंट साहब साइन कर दिए, बिल क्या हो जाएगा? एक्ट। अगर वो साइन नहीं किए तब तक बिल है। अब तीसरा है एप्रोप्रिएशन बिल, कि जो हम खर्चा करेंगे उस खर्चा करने के लिए कैसे कैसे करेंगे वो भी पास करेंगे। मतलब एक टैक्स वसूलने के लिए, एक खर्चा करने के लिए, और दूसरा जो आपने पूरा बनाया है और पिछले साल का जो लेखा जोखा है उसके लिए, कि भैया जो हमने लेखा जोखा किया वो सब सही है, उस पर आप साइन करिए, हमने कुछ भी इधर उधर नहीं किया। क्लियर है? तो बजट जब भी प्रस्तुत होगा तो एक प्रस्तुत होगा कि ये 3 होंगे। तो बजट के अंदर ये तीनों चीज हमेशा होगा, हर साल होगा, इसके बिना पूरा बजट फाइनलाइज नहीं होगा। यहां तक क्लियर बा? दूसरा, अब ये 3 डॉक्यूमेंट में अब आते हैं इसके पहले और उसके बाद वाला कुछ चीज समझते हैं। शुरुआत में 1-2 टर्म आपको इसमें मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा वोट ऑन अकाउंट, दिख रहा है, और उसके बाद कुछ और टर्म मिलेगा आपको जिसके अलावा आगे आपको काम करके बताते रहेंगे। पहला यहां पे एक पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखो,
इज इट अ लोकसभा इलेक्शन ईयर? क्या लोकसभा इलेक्शन ईयर है? जिस साल लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है उस साल जो बजट प्रस्तुत हो उसको इंटरिम बजट बोलेंगे कि जनरल बजट बोलेंगे? इंटरिम बजट। तो अगर जिस साल इलेक्शन है, ये पहले ही बोला हुआ है, उस साल जो बजट आएगा उसको इंटरिम बजट बोलेंगे। अगर उस साल इलेक्शन नहीं है तो क्या बोलेंगे? जनरल बजट बोलेंगे। अब आना उसके बाद, तो अभी जो आएगा, मैंने अभी बोला 2024 का प्रीलिम्स आपके लिए आसान क्यों हो गया? क्योंकि इंटरिम बजट अभी आएगा कि जनरल बजट, मतलब आ चुका इंटरिम बजट। और इंटरिम बजट आया तो इंटरिम बजट 22 पेज का है, ज्यादा है नहीं, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। यही फिर वापस से जब सरकार बन जाएगी तो जनरल बजट फिर आएगा और उसके बाद फिर अलग अलग चीजें देखेंगे, तब तक अपना मेंस निकल जाएगा। तो 2025 में देखेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब मेंस भी लगभग निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये समझ में आ गया इंटरिम और एक बजट क्या है। अब इधर 3 डॉक्यूमेंट क्लियर है, हाथ खड़े करना। तीनों डॉक्यूमेंट क्लियर है? जिसको इसको समझ में, हाथ खड़े करना पूरे, हाथ हाथ। चलो नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा वाला हाथ खड़े करना। कुछ देर तक खड़े रखना, कुछ देर तक, देखते किधर, कुछ देर तक खड़े करो, खड़े करो, कुछ देर तक देखते हैं कितना देर तक आप होल्ड कर सकते हो, होल्डिंग कैपेसिटी आपका, ठीक है ना। नीचे कोई नहीं करेगा, मैं बताता हूँ तुमको, मम्मी पापा उसका कसम उठा लेना, ठीक है। दिन में करते रह जाएगा, सच में बहुत बढ़िया है। तब तो आपका मेंटल कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी मेंटल कैपेसिटी से होता है। जब आप होल्ड करते हैं मेंटल कैपेसिटी दर्शाता है ये कि कितना आपका मेंटल स्ट्रेंथ है। अब दोनों हाथ खड़े करना, दोनों सडनली, दोनों ऐसे ही खड़े करना और थोड़ा सा रुकना, देखना, रिलीफ लेना थोड़ा, ठीक है। अरे कर लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा। हो गया, दोनों हाथ खड़े कर लिए, ठीक है। मैं बस 15 गिनूंगा, 15 तक रुकना है। रुक जाओगे ना? चलो, 1, फटाफट गिनूंगा, देखते हैं इससे फायदा होता है कि नहीं। आपको सडनली बहुत रिलीफ महसूस होगा। 2, 2.5, 3, 3.25, ठीक है। 4, 4.5, 4.25, 5, 6, 7, 7.25, 7.5, 7.45, 8, 9, 9.15, 10, 10.15, 10.30, 10:45, 11 बजने में 5 मिनट कम, 11, 12, 12 बजने में 5 मिनट कम था, फिर 11:45, 12, 12:30, डन। 12:45, 13, 13:15, 13:30, 14, 15। हाथ नीचे कर लिए, नीचे कर लिए, ईमानदारी से कर लिए नीचे, ठीक है। अब वापस से ध्यान से देखना, अभी आपको थोड़ी देर बाद मजा आएगा। अब देखो इसमें ये जो आप पढ़े हो ना, ये अब दिमाग में कितना तेजी में चलेगा आपका। इसको देखना एक बार। पहला है कि सर इधर देखो, एक वोटन अकाउंट है और उसके बाद इसके अंदर वोटन अकाउंट, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। होता क्या था कि जैसे सरकार ने, इधर देखो ये तीनों पास कराना है। कौन कौन सा? मेरे साथ रिपीट कर लेना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा बोलना जरा फाइनेंस बिल, और तीसरा एप्रोप्रिएशन बिल। ये तीनों पास कराना है। अब कभी कभी जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, ध्यान से समझ लो, कब से कब चलता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। क्या समझ में आ रहा है? तो ये अंग्रेज लोग करके गए तो हम लोग फॉलो कर रहे थे। अब इसके कारण कांड हो जाता है अलग से कांड इसलिए हो जाता है कि पहले बजट जो आता था वो फरवरी के एंड में या मार्च में, अब उस समय आता था, और डिस्कशन होते होते तक, पूरा पास की तीनों कराते कराते तक, साइन लेते लेते मई जून में पहुंच जाता था। लेकिन फिर से देखो भैया, कैलेंडर ईयर अलग होता है और फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी जो 31 मार्च आने वाला है वो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट होगा और 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? अब इंटरेस्टिंग बात क्या होता था कि पहले फरवरी के एंड में बजट प्रस्तुत होता था और डिस्कशन होते होते पहुंच जाता था कब? मई या जून में। तो आप मुझे बताओ, मई जून में पहुंचने का मतलब है कि आपका तो 1 अप्रैल को ऑलरेडी सेशन स्टार्ट हो चुका है नया वाला। क्या समझ में आ रहा है? तो अब जो उस पर डिस्कशन हो रहा है उसका खर्चा कहां से आएगा? क्योंकि तो हम अभी पास ही करा रहे हैं, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता था कि पॉकेट खर्च के लिए, कि कोई बात नहीं, चाय पानी के लिए 1-2 करोड़ सब ले लीजिए, और उसके बाद फिर जब बजट में जो नया सेशन जब हो जाएगा मई जून में, पूरा मतलब साइन इन हो जाएगा, तो उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा।
तो आप मुझे बताइए वो पैसा एक्स्ट्रा खर्चा होता था कि नहीं होता था? होता था। मतलब आप डिस्कशन करने आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हो, तो किताब अभी भी पढ़ ली। अब पढ़ने आ रहे हो और बोल दिए अभी पढ़ने आओ, और फिर 3-4 दिन बाद तुम आना तो तुम क्वेश्चन बना लेना, जब आए तो एक ही साथ कर लेंगे काम, बात खत्म। तो लॉजिक क्या है? वोट ऑन अकाउंट का मतलब सिंपल है, ध्यान से समझना, एक्स्ट्रा पैसा। अब मोदी जी का दिमाग क्या लगा है? ये था गुजराती दिमाग। इसने बोला क्या, हम बजट पहले ही वीक में, जो फरवरी का पहला दिन होगा वर्किंग डे, मान लीजिए अगर पहले तारीख को संडे हो गया, तब फिर क्या करेंगे? इसलिए नियम में यह है कि बजट में फरवरी का पहला दिन जो वर्किंग डे होगा, मंडे टू सैटरडे, उस दिन बजट हम प्रस्तुत कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से उन्होंने सिंपली बोला उसका फायदा क्या होगा। अब मान लो 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ, डिस्कशन करते करते तक किसी तरीके से हमें मार्च में निपटा लेना है। अब मार्च में निपटा लिए तो नया सेशन कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। तो हमको एक्स्ट्रा पैसा देना ही नहीं पड़ा। तो पहले वोट ऑन अकाउंट होता था, अब वोट ऑन अकाउंट है ही नहीं है, तो मोदी जी पैसा बचा लिए। तो अच्छा बात है कि बुरा बात है? अच्छा बात है। तो ये चेंज, तो यहाँ पे वही हुआ, वोट ऑन अकाउंट। यस, डज गवर्नमेंट नीड टेम्पररी फंड अंटिल नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड? अब अगर वोट ऑन अकाउंट नहीं है तो मतलब नहीं। तो लॉजिक क्या है? वोट ऑन अकाउंट मतलब खर्चा करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा आपको दिया गया कि बेट। तो सब एक कब होता था? जब पहले बिल फरवरी के एंड में प्रस्तुत होता था, अब फरवरी के पहले ही प्रस्तुत हो जाता है। बोला कि इतना भी तुम लोग का क्या टाइम लग जाता है अभी? चोर सब, समझ में आ रहा है? लेजी सब। तो लॉजिक क्या है कि फरवरी के पहला वीक में प्रस्तुत करेंगे, मार्च तक निपटाएंगे, 1 अप्रैल से नया सेशन अपना पकड़ा जाएगा, बात खत्म। तो ना एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत, ना एक्स्ट्रा पैसा लेने की जरूरत, सिंपल। और ये बहुत अच्छा चीज है, मतलब बहुत बढ़िया चीज इसने काम किया। तो ये वोट ऑन अकाउंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और इंटरिम बजट क्लियर हो जाना चाहिए, और ये तीनों स्टेटमेंट क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक मामला क्लियर। अब इस टेबल को समझने के बाद आपको क्या क्या मिला? पहला मिला कि बजट सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है कि 3 डॉक्यूमेंट है? 3 डॉक्यूमेंट है। दूसरा क्या मिला आपको? इंटरिम बजट और जनरल बजट में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। तीसरा आपको वोट ऑन अकाउंट समझ में आ गया कि क्यों हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में लॉन्च करते हैं, उसका कारण है कि वोट ऑन अकाउंट नहीं देना पड़े। यहां तक डन। अब उसके बाद इसके नीचे इसी सब का पूरा डिटेल दिया हुआ है, और चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा उसके बाद। तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू बजट, यही जो वहां पढ़ा है वही तीनों का यहाँ विवरण दिया गया है। पहला 1-2 शब्द जो आता है कि बजट कम्स फ्रॉम द बोगे, मीनिंग लेदर बैग और सूटकेस, क्योंकि पहले सूटकेस में लेकर आते थे। निर्मला सीतारमण ने 2020 में अपना नया लाया और पोटली लाया। पोटली क्या लाया कि भैया डॉक्यूमेंट प्रेजेंट इन पार्लियामेंट। इन्होंने बोला कि अब हम बही खाता लाल रंग के कपड़े में लपेट कर बजट पेश किया गया। फिर नेक्स्ट ईयर तो उन्होंने डिजिटल पेमेंट कर दिया, और सैमसंग के टैबलेट पे उन्होंने क्या है बजट पेश कर दिया कि डिजिटल को प्रमोट करेंगे। तो अब हम सूटकेस इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमको अब उन लोगों का जो अंग्रेज का जो चल रहा था तब से, उसको हम लोग बाइकआउट करके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बही खाता, ये क्वेश्चन पूछ लेता है इस साल निर्मला, बहुत मतलब हर साल पूछा है। जिस साल बही खाता था उस साल भी पूछा कि निर्मला सीतारमण इस बार बजट कैसे पेश किया। जिस साल डिजिटल टैबलेट से किया उस साल भी पूछ लिया। तो टैबलेट से पेश करने का मतलब क्या है? डिजिटल चीजों को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बात खत्म। तो दिमाग भी देखो कितना अच्छा लगाता है ये लोग। दिमाग अगर अच्छा लगाता है इसलिए फाइनल मैच करा देता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से होता है, वो अलग बात है। तो लॉजिक है कि इलेक्शंस में कैसे किस पॉइंट को छोटा-छोटा चीज को पिंच किया जाता है, वो बड़ा काम का होता है। तो अलग बात है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया से हर बार इंडिया हार जाए तो अलग बात है, लेकिन फिर भी कहने के लिए तो है कि जैसे फाइनल मैच जहां होगा टेंशन ज्यादा मिलेगा, तो ऑटोमेटिक कोई भी आदमी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में जानेगा तो बीजेपी के बारे में जान जाएगा, और पूरा का पूरा डिटेल पता चल जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, सिर्फ इंडिया का नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो मतलब एक क्वेश्चन भी पूछता है। तो भैया इतिहास रच दिया, पार्टी भी बन गया, और इलेक्शंस पे भी हिट मार दिया। अब उसके बाद पनौती वाला बात अब जो है चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई। 2000 अभी तो शायद अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हार चुके हैं, तो वहां कोई मीम्स बना के बोला था कि नरेंद्र मोदी वहां तो नहीं गए थे, ठीक है, तो फिर क्यों हार गया ऐसा करके। तो जो कांड वाला बात है होते रहता है। कमाल का बात देखो आजकल कितना टेंशन है। पहले कभी अंडर 19 वर्ल्ड कप हो जाता था तो किसी को पता तक नहीं चलता था। अभी सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि हर छोटी छोटी बात भी सामने आ जाती है। समझ पा रहे हैं? तो ये अभी के समय में मतलब बहुत उसका इंपॉर्टेंस जो है, मतलब पहले लोग, अभी तो ये भी जान जाता है अटलांटा वर्सेस किसका मैच हो रहा है, उसको भी समझ में आ रहा होता है। कितना मैच हो चुका था उस आता पता नहीं, तो अभी पता नहीं एफसी को पेप्सी को जितना मैच है सबका पता लग रहा है कि मैच हो रहा है और कांड हो जाता है।
थैंक्स टू सोशल मीडिया, लेकिन अटेंशन अवेयरनेस भी बहुत लोकल लेके चला गया। चलिए, तो पहला वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं, फिर काम का चीज करते हैं। तो पहला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, आर्टिकल 112 लिखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 वहीं पे कट टू कट लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां पूछता है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, जो हमने खर्चा किया सरकार ने वो लास्ट ईयर का पूरा विवरण दीजिए। बुझा रहा है कुछ? तो पहले तो विवरण दीजिए। अरे भैया, पहले तुमको पैसा दिए थे हम 1 लाख, तो पहले उसका हिसाब किताब दो कि तुम किधर खर्चा किए क्या नहीं किए, तब तो फिर अगला बार तुमको 1 लाख या 2 लाख देंगे। तो पहला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सरकार ये बताती है कि हम इतना खर्चा किए। और याद रखिएगा एक बात, जहां पे भी आपको शब्द मिले रिसिप्ट, हालांकि पॉलिटी में सब पढ़ाया हूं अच्छे से, रिसिप्ट मतलब होता है और एक होता है एक्सपेंडिचर। यहां ध्यान से देखो, तो सिंपल से याद रखिएगा, रिसिप्ट मतलब होता है इनकमिंग। बजट में जब भी प्रस्तुत होगा तब ये मत लिखिए इनकमिंग पैसा, वहां रिसिप्ट शब्द का इस्तेमाल करिएगा। तो रिसिप्ट मतलब पैसा जो आया, और एक्सपेंडिचर तो आपको पता है जो पैसा गया। तो जहां कहीं पे भी रिसिप्ट रहे तो क्या समझना है, पैसा आने वाला कि जाने वाला? आने वाला। और उसके बाद एक्सपेंडिचर आप जो है लास्ट ईयर का ये, तो पिछले साल क्या दिया गया, आपने क्या खर्चा किया, उसका विवरण दीजिए। अब उसके बाद तब दूसरे प्रोसेस पे आएंगे, और वो दूसरा प्रोसेस है कि सरकार जो है टैक्स लेने के लिए परमिशन मांगेगी, और वो आर्टिकल 265 में मिलेगा। लिख लीजिए, तो पहला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा आर्टिकल 265 लिख लेना जरूर, ये छोटे छोटे टर्म से लिख लेना। एंड आर्टिकल 117, दोनों जो लिखा हुआ है लिख लो, 265 117, 117 है ना कि 217, 100, हाँ ठीक है 117। 265 ये कहता है कि टैक्स कांट बी इम्पोज्ड विदाउट लॉ, सो फाइनेंस बिल टू ऑब्टेन पार्लियामेंट्स परमिशन टू कलेक्ट टैक्सेस। आर्टिकल देखो, आर्टिकल 265 क्या बोल रहा है कि जो परमिशन लेने का है वो परमिशन ले लिया 265 से। 117 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है टैक्स को कम भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, और थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकता है, वो पार्लियामेंट के हाथ में, वो 117 देता है। बट पार्लियामेंट कैनॉट इंक्रीज टैक्स बियॉन्ड द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड इन द फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल के अंदर मान लो सरकार ने बोला, अब अचानक से सोचो, बोला गया कि आज से सरकार आपसे 15% लेगी टैक्स, और 10 दिन बाद बोल रही है कि आपसे 75% लिया जाएगा। तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा लोगों पे, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत नेगेटिव, और उसी समय सरकार गिर भी जाएगी। और इसलिए बजट के समय सरकार बहुत सतर्क रहती है। अभी हलवा सेरेमनी भी आएगा, आपको फोटो मिलेगा, तो लॉजिक थोड़ा दिमाग में रखना है कि भैया अब बताना जरा, आर्टिकल 112 क्या कहता है कि जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिसाब किताब दीजिए। 265 कहता है कि आप टैक्स जो है लेने के लिए उसका हिसाब किताब। 117 कहता है कि टैक्स आप बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद जो फाइनेंस बिल में जितना दिए उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। मान लो अभी इंटरिम बजट में बोला गया कि 7% टैक्स लेगा फॉर एग्जाम्पल, और जनरल बजट आया और बोल रहा है कि जनरल बजट के अंदर 7% नहीं, अब की बार हम सीधा लेंगे 55%, तो पूरा लोग पगला जाएगा, और पगलाएगा तो सरकार का फिर धड़ाम से गिरना तय। इसीलिए एक लेवल तक काफी बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा ये पार्ट याद रखिएगा। तीसरा नीचे आइए, और वो है एप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114, एप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114। बस इसमें मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, 10-15 मिनट, उसके बाद फिर पूरा आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा, क्योंकि मेन टर्म मुझे बताना है। यहाँ पे रिसिप्ट बता दिया, एक्सपेंडिचर बता दिया, बी बताना है, आर बताना है, और छोटे छोटे टर्म्स जो आ जाएंगे उसके बाद फिर सारा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। तो आप प्लीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब 1-2 पॉइंट है, राज्यसभा का क्या रोल है और लोकसभा का क्या रोल है। तो राज्यसभा का रोल है ये नहीं है कुछ, राज्यसभा को बस 14 दिन का टाइम दिया जाता है, बोलता है देख ला ठीक लगा था कि ना, मन करे तो सजेशन दे दो। शादी का समय नहीं होता है, शादी का समय होता है, क्योंकि शादी में वही होता है, कुछ लोगों से पूछा जाता है फोटो देख के बताओ कि लड़का कैसा बा, ठीक बा कि बेकार बा। लड़का का जब फोटो आता है शादी घर में, जब शादी हो रहा था लड़का फोटो सब लोग देखा, हमरा के ना भेजलो, हमरा के ना भेजलो, एकदम ऐसे लड़का का फोटो सब लोग देखना शुरू कर देते हैं। मतलब जो लड़की की शादी किसी के घर में हो रहा है और लड़के का फोटो आया हो तो सारा लोग देखेगा, पूरा कुंडली मिलाना शुरू कर देगा, देख के ना तनिया बा, नकवा चपटा बा, आंखवा फूलल बा, कोहड़ा लेकर मुंह बा, सरसों लेकर नाक बा। अब इस तरीके का जो है समझ पा रहे हैं, तो लॉजिक बहुत सारा चलते रहता है कि ये है वो है, तो अपना सबका चलते रहता है। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि इतना सारा जब चलेगा, तो इतना सारा कुछ चलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा
कि कोई भी चीज जब उसको अनुमान से ज्यादा और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कोई चीज पे बहुत कंसोलिडेट करना शुरू करोगे तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, चल रहा है, देखते हैं कब तक चलता है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। चलो, तो बजट के अंदर जो छोटे छोटे टर्म्स है एक बार ध्यान रख लो तो काम आसान हो जाएगा। अब मैं इसको हटा के आपसे सीधा डायरेक्ट आर्टिकल एक बार पूछ लेता हूं ताकि चीजें समझ में आ जाए। बताया जा रहा राज्यसभा में क्या, राज्यसभा जो सजेशन देगा वो कंपलसरी है या कंपलसरी नहीं है? कोई कंपलसरी नहीं है। सरकार मानने चाहे तो मान लेगी, नहीं तो मान में जाए। बस आपको इसलिए दे दिया, इसलिए मैंने बोला फोटो आपको देखने के लिए दे दिया गया है। आप कितना भी कुछ बोल ले, नाक चौपट है फलना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, गार्जियन डिसीजन लेगा। समझ में आ रहा है? वो बस इसलिए भेज दिया जाता है कि हाँ तनिक खुश रहो तुम। तो राज्यसभा को भी इसीलिए भेज दिया जाता है क्योंकि उसको लगता है कि हमको पूछ रहा है, मजाक थोड़ी है, इसीलिए भेज दिया। तो फोटो भेजा इसलिए जाता है आपसे परमिशन लेने के लिए, इसलिए भेजा जाता है कि बस देख ला कि तोरो लागे कि हाँ मतलब भेज ले, मान ले हम रखे, बाकी उसका डिसीजन कोई बाइंडिंग नहीं होता है। समझ में आया? और शादी में फूफा जीजा मौसा लोग तो ऐसा ही परेशान रहता है। समझ में आ रहा है? इधर देखिए, तो ओवरऑल आप इतना याद रखिएगा कि एट मैक्सिमम राज्यसभा कैन डिस्कस इट फॉर 14 days एंड गिव सजेशन टू लोकसभा फॉर अमेंडमेंट, बट इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा टू एक्सेप्ट राज्यसभा सजेशंस। समझ में आ रहा है? आपने बोल तो भले दिया कि ऐसा में वैसा बा, लेकिन मानने का कोई तैयार नहीं है। क्लियर? ठीक लगेगा तो मान लेगा, नहीं तो भाड़ में जाए। दूसरा, अब ये सब चीज कब होता है? जब कभी कभी रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी राज्यसभा में नहीं होता है तो कुछ तिगड़मबाजी चलता है। लेकिन ये बीजेपी वाला बड़ा तेज आदमी है, ये सब अपना ठीक ठाक जो है राज्यसभा में बहुमत रखता है, उधर भी बहुमत रखता है। अगर मान लीजिए इनकेस कुछ डिस्कशन हो जाए तो भैया उसमें स्पीकर जो है लोकसभा के, वही डिसीजन उनका जो होगा वो फाइनल होगा। अरे कभी कभी नहीं होता है, बीजेपी वाला बड़ा तेज है। इसने देखा कि आधार कार्ड का पास नहीं हो रहा है। अब बिल भी अलग अलग टाइप का होता है, एक होता है मनी बिल। अब मनी बिल में सर जो भी पैसा से रिलेटेड बात है उसमें राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है। तो पैसा के नाम पे अगर पास कराना है तो झट से पास हो जाता है। आधार कार्ड को मनी बिल में पास करवा दिया। अब बताइए, वो कह रहा है कि आधार कार्ड बनवाएंगे तो पैसा लगेगा, पैसे की जरूरत पड़ी इसलिए मनी बिल है। मतलब गजब का वो मैंने देहाती दिमाग लगाया। अब इस पे सब लोग अपना हाथ खड़ा कर दिया, स्पीकर गिन लिया, हाँ ठीक है पास। तो कभी कभी ऐसा हर सरकार कांड करती है कि कोई बिल मनी बिल नहीं है फिर भी पास करा लेती है, इसलिए मनी बिल के नाम पे, क्योंकि उसको डर लगता है कि राज्यसभा में जाएंगे और वहां जाएंगे बहुमत प्रूफ नहीं होगा, फिर कांड जो है हो जाएगा। तो इस तरीके का तिगड़ाबाजी कुछ भी हो तो अंतिम डिसीजन जो होता है कि ये बिल मनी बिल है कि फाइनेंशियल बिल है कि कौन सा बिल है, वो सिर्फ लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा। और लोकसभा के स्पीकर जो है एक बार बोल दिए कि ये मनी बिल है तो मनी बिल हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी वाला लोकसभा के स्पीकर के संपर्क में बहुत अन्य से रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जरा देखिए, व्हाट विल फॉलो इफ ए मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा? क्या हो सकता है अगर मनी बिल को उसमें चेंज राज्यसभा ने कुछ सब्सटेंशियली करने का अनुमान किया है तो नीचे कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपको ये आ जाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। 2013, 15, 17 सब एक ही टाइप का क्वेश्चन। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा। द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल। द लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। द प्रेसिडेंट में कॉल ए ज्वाइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। ये जितना भी मैं जिन लोगों को पॉलिटी पढ़ा चुका हूं इसमें सारे A to Z समझ में आ जाना चाहिए, बताना चाहिए। बाकी फिर भी नहीं पता है तो नोट्स पढ़िए, वीडियो देखिए और बनाने की कोशिश करके आगे बढ़िए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। फाइंड द करेक्ट टर्म्स। राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड मनी बिल। दूसरा, द राज्यसभा कैनॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। द राज्यसभा कैनॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सारा का सारा पार्ट दिया हुआ 1 and 2, 1, 3 अब इसमें आपको समझ में आ जाना है कि मनी बिल पे ऐसे याद रखना, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक ही बात है, मनी बिल पे किसी का कोई औकात नहीं। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट ही लाएगा बस। और सर ये इसलिए भी है कि सरकार बना ली है, पैसा तुम खुद खर्चा नहीं कर पा रहे हो तो काहेगा सरकार बना ली है। तो सोचना ली भाई, इसलिए B.R. अम्बेडकर ने वही बात बार बार बोला कि मतलब सरकार अगर बन गया सब लोग के बहुमत से और सरकार को खर्च करने के लिए हम किसी तीसरे पे डिपेंडेंट करवा देंगे तो फिर वो सरकार क्यों बना। इसीलिए मनी बिल जब भी आए सबको दरकिनार करो और बाल का खाल बिना निकाले हुए सीधा सोचो मनी बिल मतलब सरकार का बिल, महाराजा बिल, उस पर किसी का कोई औकात नहीं है, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं, ना सजेशंस ना रिकमेंडेशन, कोई बाइंडिंग नहीं है। सरकार को मर्जी जो चाहे वो करेगी, बात खत्म है। ठीक है जी,
तो इस तरीके का दिमाग में रखना, मनी बिल से रिलेटेड किसी को कोई भाव मत देना, सीधा लोकसभा। बाकी इसका आंसर तो सारा डिस्कशन आगे होता जाएगा, इसमें कोई टफ चीज नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है, ध्यान देख लीजिए, 6 स्टेजेस ऑफ पासिंग द बजट। जरूर लिख लेना इसको, काम का चीज है ये, क्योंकि ये जरूरी हो गया 2021 के बाद। तो बजट के बाद है, बजट को 6 स्टेप्स में हम आगे बढ़ाएंगे। पहला, बजट का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। दूसरा, जनरल डिस्कशन, आम बहस। तीसरा, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। स्क्रूटनी समझते हैं? नहीं बुझते हैं? बुझते हैं। स्क्रूटनी होता है ज्यादातर इंटर एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद, स्क्रूटनी नहीं है, स्क्रूटनी करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, क्या कि हमको आना चाहिए था 380, दे दिया मात्र 180। तो इतना लंबा अगर चौड़ा गैप होता है, कुछ होने वाला नहीं है। स्क्रूटनी मतलब होता है पुनः जांच, बात खत्म, ठीक है जी। तो भैया तीसरा ये हो जाएगा स्क्रूटनी। चौथा, वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। जरा बताना मुझे, सब के सब इसमें पढ़े हुए हो कुछ लोगों को छोड़कर, ये कट मोशन, गिलियोटीन, ये आपका डिमांड फॉर ग्रांट, ये A to Z सब बताया हुआ है बजट के अंदर। सारा सेशन, BMW, सब का सब A to Z पता है कि बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, समझ में आ रहा है? तो भैया पढ़ लेना, आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद पास, ये क्या है? वोटिंग ऑन डिमांड मतलब क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट। हाँ, डिमांड फॉर ग्रांट मतलब सिंपल बोला गया कि भैया मंत्रालय कृषि तुमको पिछले साल 50 लाख दिए थे, तुम खर्चा नहीं किए, तो हम बोले थे कंजूस रहना पॉलिटी में ठीक नहीं होता है, तो पैसा भी ले लिया जाएगा और अगले साल कम बजट भी कर दिया जाएगा। तो वोटिंग ऑन डिमांड मतलब ले जाए, तुमको जरूरत है ले जाए। कट मोशंस नहीं बताऊंगा। अच्छा, गिलियोटीन क्या होता है ये बता दो, ये बता देना चाहिए आपको गिलियोटीन कम से कम। गिलियोटीन के बारे में मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि गिलियोटीन एक मशीन हुआ करता था, और रॉबेस्पियर ने, जिसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता था, तो किसी का भी गर्दन ऐसे रख के छत से ऊपर से मशीन आता था और गर्दन हटा दिया जाता था, और बाद में उसी को उसी पे बैठाकर उसी का गर्दन उड़ा दिया गया, क्योंकि वही मशीन वो बनाया था रॉबेस्पियर। तो लॉजिक कहने का ये है, गिलियोटीन भी कुछ वैसा ही होगा जो पॉलिटी के अंदर है। अब हम बताने वाला नहीं, आगे चलो। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। टोटल स्टेप कितना हुआ? 6 हुआ। इस 6 स्टेप को मेरे साथ रिपीट कर लो, कि 6 स्टेप लिखना पड़ता है मेंस में, ये नहीं लिखोगे मारे जाओगे, कोई फायदा नहीं है। बजट का क्वेश्चन कितना भी आ जाए, आपने अगर 3 चीज नहीं लिखा उसमें, पहला कि बजट के अंदर 3 डॉक्यूमेंट होता है, बजट का 6 स्टेप्स होता है, और तीसरा पॉइंट कि बजट में राज्यसभा का क्या रोल है, लोकसभा का क्या रोल है, ये तीनों नहीं लिखे तो मेंस में एको को नंबर नहीं मिलेगा। उल्टा कहीं बीवी से मारपीट करके एग्जामिनर आया हो तो माइनसों में दे देगा, उसके पास हक है पूरा। इसीलिए दिमाग में रख लीजिएगा, बढ़िया से जो काम कर लेना, ठीक है जी। जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर में आप अगर कौन सी कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी, नरसिम्हा कमेटी का नाम नहीं लिखे तो ऐसे ही आपका नंबर काट लिया जाएगा। अब आइए जरा, ये 6 प्रोसेस, पहला बोलो जरा, प्रेजेंटेशन, दूसरा जनरल डिस्कशन, तीसरा स्क्रूटनी, एक एक लाइन याद रखना, चौथा वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन बिल आपको पता है, फाइनेंस बिल भी पता ही है ना? क्या सब सुन रहे हो? मतलब पढ़ने का मन है ना? नहीं भी मन है तो कोई बात नहीं। अब वर्ड आता है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। तो मैंने बोला कैलेंडर ईयर अलग होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ये कैलेंडर ईयर, और हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। मार्च क्लोजिंग एक शब्द आप खूब सुनते होंगे, अभी आइए रहा है, अभी धीरे धीरे चर्चा शुरुआत हुआ थोड़ा, और मार्च क्लोजिंग में ऐसा लगता है, इधर देखते रहे ना सोना मत, मार्च क्लोजिंग में ऐसा लग रहा होता है कि दुनिया खत्म होने वाला है पूरा, समझ में आ रहा है? और दुनिया का पता नहीं तो इंडिया तो जरूर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? और कोई से भी पैसा हो पाएगा, मार्च क्लोजिंग चल रहा है, पैसा लेने वाला भी पैसा देने वाला भी, दोनों कहेगा मार्च क्लोजिंग चल रहा है। जो बोल रहे हैं ना मार्च क्लोजिंग चल रहा है, इस सब का सब पैसा रखा हुआ है, बस वो कर्जा देना, जो पैसा लिया वो देना नहीं चाहता है। और मार्च क्लोजिंग में सबसे बड़ा टेंशन इस बात का भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे उसमें सिस्टम लॉक्ड हो जाता है, ज्यादा कुछ उठापटक चलता ही नहीं, इसलिए सब लोग चाहता है कि थोड़ा सा जो है पैसा अपना पास बचा के रख लें, क्योंकि बैंक भी बंद हो जाएगा, मतलब अपने काम में हो जाएगा, वो भी ज्यादा नया कुछ पास करेगा नहीं, वो सीधा पास करेगा अप्रैल के बाद, मई में। तो फाइनेंशियल ईयर याद रखना, कब से कब तक लिख लो, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है जी। अब इसमें बड़ा अच्छा स्टेटमेंट पूछ लेता है कि सर संविधान ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होना चाहिए। संविधान को इतना ज्यादा टाइम और बेरोजगारी नहीं था
कि संविधान ये डिसाइड करेगा कि फाइनेंशियल ईयर कब होता है और ये कब होता है, वहां कुछ नहीं है। दूसरा, फाइनेंशियल ईयर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अब सरकार प्लान में भी है ये, ऑनेस्टली बता दूं सरकारी प्लान में भी है कि कैलेंडर ईयर को थोड़ा बहुत मैच करने की कोशिश किया जाए फाइनेंशियल ईयर से, क्योंकि बहुत लोग उठाए कि ये तो दिया हुआ है अंग्रेजों ने सबका, अंग्रेजों ने सबका देना, हम क्या फॉलो कर रहे हैं, कब तक और फॉलो करेंगे। गुलामी मानसिकता अभी तक पूरा गया नहीं ना अपना, वो तो मानसिकता अभी भी हावी है, इतना साल तक जो राज किया इतना जल्दी थोड़ी चल जाएगा, मानसिकता मानसिकता तो रहेगा। तो ये थोड़ा सा पार्ट जो है हटाने का कोशिश किया जा रहा है, जब हटा देगा तो यहाँ से हम भी हटा देंगे, बात खत्म। सो मोदी गवर्नमेंट हैज नॉट इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद है ऑल स्टेट्स नॉट इन फेवर, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारे लिए अलग अलग ये वो फलना नहीं कहना, क्योंकि राज्य में भी अलग अलग बजट प्रस्तुत किया जाता है ना फिर, और राज्य को बजट प्रस्तुत अलग अलग किया जाता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं इकट्ठा एक ही बार कैसे हो जाएगा। तो मोदी जी जो है भौकाल टाइट करने में लगे हुए हैं, और हमको लगता है नेक्स्ट जो बजट होगा, मैं यहाँ से ऑनलाइन बोल रहा हूँ आपको ऑन कैमरा, उस बजट में शायद फाइनेंशियल ईयर पूरी तरीके से चांस है कि सेम हो जाए कैलेंडर ईयर के। और सारे राज्य को दिशा निर्देश दिया गया है कि जब तुम अप्रैल में, मार्च में, फरवरी में करते हो तो तुम एक ही साथ, जिस समय केंद्र का है उसी समय तुम भी अपना सब राज्य का एक साथ करो, क्या नहीं हो सकता है, बिल्कुल तुमको और मतलब स्पेशल थोड़ी ना हो। तो इस वजह से थोड़ा कोशिश किया जा रहा है, इस साल इससे दबाव नहीं डाला गया कि इस साल इलेक्शन है। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जो जो बोला हुआ हुआ है, ये पूरा चांस है कि हो जाएगा। कुछ सरकार तिगड़मबाजी करेगी जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, स्पेशली बंगाल में होगा, बंगाल में खेला होगा, तो बंगाल में खेला होगा और बंगाल उसको मुद्दा बना लेता है, इसलिए पहले इस साल उसको नहीं किया गया। ठीक बा, वोट ऑन अकाउंट बता चुका हूं, नहीं बताऊंगा। तो 2017 से पहले तक प्रेजेंटेड इन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, फरवरी के अंतिम वर्किंग डे में प्रेजेंट होता था बजट, और घिचा पिटा के आगे जाता था और लोग को पैसा उसा दिया जाता था। तो अब खर्चा के लिए पैसा नहीं मिलता है, मोदी जी बचा दिए। तो ये वाला पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसको कितना घिसेंगे ये बता दिया मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वोट ऑन अकाउंट समझ में आया? नहीं भी आया तो भैया आप जान लेना, ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ, क्या अब वोट ऑन अकाउंट जरूरी रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता है ही नहीं। अब तो स्पेशली चाय पानी के लिए जो नेताजी लोग को दो, अच्छा नेताओं से बड़ा तेज होता है, ये सब अपने लिए सिस्टम बना लिया था। आप सोचो, जो काम अगर 15 दिन में हो जा रहा है, उस काम को आप 35 दिन में क्या ही कर लोगे, ऐसा सुन पा रहे हैं? तो 35 दिन से रख लिया था कि 15 दिन का काम है, 35 दिन 20 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, खर्चा करेंगे अपना, रखेंगे, बात खत्म। तो सब उस तरह से करता था। अच्छा चीज है कि बीजेपी ने सबको पीट पाट के ठोक ठाक के बराबर कर दिया, बोला ये एक्स्ट्रा खर्चा पैसा जो है ये सब नहीं चलेगा, और अच्छा काम किया, मतलब नॉट एज ए पार्टी बट एज ए गवर्नमेंट अच्छा काम किया। इंटरिम बजट दिख पा रहा है, हम उसको बताएंगे नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं आपको क्या होता है। अवॉइड बिग चेंजेस, जब भी इंटरिम बजट होता है उसमें सरकार कभी भी बड़ा बड़ा मेगा अनाउंसमेंट नहीं करेगी, इसलिए इस बजट में कुछ हल्ला उल्ला ही नहीं हुआ। हर बजट में हल्ला उल्ला हो जाता है, कभी सेंसेक्स वाला हल्ला उल्ला कर देता है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कि हम ये करेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि इंटरिम बजट है और हर सरकार के साथ सहमति है। ऐसा संविधान में नहीं लिखा है कि इंटरिम बजट नाम का कुछ चीज होता है। सभी पॉलिटिकल पार्टी ने आपस में एक सहमति बना लिया कि जब जब इलेक्शंस होगा उस साल जब हम बजट प्रस्तुत करेंगे, कोई भी लोक लुभावनी ऑफर नहीं देंगे, तब उस बेसिस पे हम इलेक्शंस लड़ेंगे। तो हर पार्टी ने इसको एक्सेप्ट किया और एक सहमति से चलता है, ना कोई इसमें बिल है ना कोई एक्ट है, कुछ नहीं। और इसीलिए सरकार ने इसे अपना जो है प्रॉमिस निभाया है और निभाएगा ही। तो ये अच्छा चीज है, क्योंकि दोनों का इसमें क्या है कि जिसका सरकार है वो ऐसा ही ऑफर दे देगा कि वो चाहेगा तो एक बार में इलेक्शन उड़ा देगा, उसमें क्या ही करना उसको। जिसके पास सरकार है वो कभी इस तरीके, इसलिए उससे बचने के लिए, और आपको रेवड़ी वाला पता ही है कि रेवड़ी वाला जो काम है वो ना हो। तो अंतरिम बजट आपको पता है, जिसको इंटरिम बजट बोल रहे हैं। अब कुछ इसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, जैसे वही होता है बाल की खाल वाला, कौन पहली बार बजट प्रस्तुत किया, कितने फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत किया, कौन है जो मर गया उसके बाद भी बजट प्रस्तुत किया। अब इस तरीके का मरने के बाद जो प्रस्तुत करने वाला कांड है, ये सब स्टेटमेंट जो है, जैसे यहाँ पे 2014 में जो पी चिदम्बरम थे, इन्होंने बजट को जो है 50 लोकसभा में किया, बट उस समय कांग्रेस ने इलेक्शन में हार गई, क्योंकि 2014 में जुलाई में बीजेपी की सरकार आ गया, और फिर अरुण जेटली ने पूरा का पूरा फुल बजट प्रस्तुत कर दिया। तो इस तरीके का जो एंदी पेंदी जो भी सब डेटा है, ये दिमाग में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जैसे है इंटरिम बजट के अंदर एक और होगा, कहीं ना कोई एक भयानक सा होगा कि ये जो, हाँ, पीयूष गोयल प्रेजेंटेड इंटरिम बजट इन 16 लोकसभा 2019 में मोदी वॉन इलेक्शन, और फिर निर्मला सीतारमण। तो इस तरीके का जो है
आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान करे याद रहे, नहीं याद रहे तो यूपीएससी के लिए टेंशन में लेने की जरूरत नहीं। अब आते हैं बजट का थीम, क्या दिख पा रहा है, जरूर तो बोलो। 2021 फुल पेपरलेस बजट। निर्मला जी एकदम दिमाग खराब हो गया, और निर्मला जी का दिमाग खराब हो तो इन्होंने बोला आपकी बात पेपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेपरलेस बजट। इन्होंने कुछ काम किया, ये काम का इसलिए हो जाता है क्योंकि हर साल ये पूछ लेता है। 2022 से क्वेश्चन कंटिन्यूअस 2 साल लगभग पूछा, 21, 22, 23 में पूछा ही। तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच जो है उसका कुछ थीम होता है? तो 2021 में कोई स्पेसिफिक थीम नहीं था, बट आत्मनिर्भर भारत पे थीम था। दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां पे पेपरलेस डॉक्यूमेंट लेके आ गया और कोई बोल रहा है कि थीम बताइए इस बजट का क्या थीम है। ये तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, पेपरलेस लेकर आ गया मतलब मैंने थीम बता दिया, मेरा डिजिटल इंडिया थीम है। तो इन्होंने बोला क्या, नो थीम। समझ में आ रहा है, लेकिन सबको समझ में आ रहा है, सबको नो थीम और सब कुछ आ रहा है, तो लगभग वही काम होता है। उसके बाद क्या है, पेपरलेस डिजिटल बजट इन सैमसंग टैबलेट मेड इन इंडिया कवर्ड इन रेड कलर्ड कवर। तो लाल कलर के कवर में लेके आई, सैमसंग का टैबलेट था और वो भी मेड इन इंडिया था। आप सोचोगे सर सैमसंग का कवर मेड इन इंडिया कैसे, ये सब ये सब आप जानते हैं, सब रील्स इतना आप देखते हैं आपको पता है। बस भैया सारा मैन्युफैक्चरिंग इधर ही होता है, और मैन्युफैक्चरिंग करके इधर करके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होता है। जैसे जो भी आपके पास अभी प्रोडक्ट है उस पर मैक्सिमम पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। चाइना से मंगाया, यहाँ पे सबको होल्ड किया, कुछ अपने यहाँ लगाया और मेड इन इंडिया नाम से कर दिया। तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन हाँ मेड इन इंडिया का सैमसंग का, चूंकि यहाँ पे अपना वेयर हाउस है, सैमसंग का सब कुछ है। और जो साउथ इंडिया में केरला, बेंगलोर, इस जगह पे सैमसंग का खूब सारा जो है अपना सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो ध्यान रखिएगा, नहीं आता तो ठीक है। 2022 में फिर से आया फुल पेपरलेस। 22 का बजट भी क्या हुआ, फुल पेपरलेस। 23 का बजट फुल पेपरलेस। इसीलिए 2021, 22 और 23 ये तीनों आपको याद रखना है कि पेपरलेस है। ये याद नहीं रखिएगा तो 24, 25 और 26 में प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। क्योंकि याद रख लीजिएगा 24, 25, 26 में अलग अलग बजट आएगा, और क्या पता निर्मला सीतारमण अगली बार हो, हम चाहेंगे कि रहें, हो कि नहीं हो भगवान जानती है, ठीक है। तो सर आजादी का अमृत काल, 25 साल का लीड अप टू इंडिया @100, पीएम गति शक्ति, ये मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था आपको। पीएम गति शक्ति क्या क्या उसमें बोला गया था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट है सारा का सारा। यहाँ पे पेपरलेस डिजिटल बजट इन टैबलेट कवर इन रेड कलर कवर, सेम चीज ये उन्होंने स्टार्ट किया। 2023 में ये सेम चीज देखिए, यहाँ ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर की बात की गई, यहाँ पे सप्तऋषि योजना की बात की गई, सप्तऋषि फॉर अमृत काल, और ये भी आपको डिस्कशन करंट अफेयर में हुआ है। इंक्लूसिव, रीचिंग द लास्ट। लेकिन कमाल के बाद क्या है, आपके लिए फायदा है कि 2024 में इन सब में से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या है कि इंटरिम बजट है, और इंटरिम बजट में बिल्कुल आसानी से चुप चपाया गया और बोल दिया गया और काम खत्म हो गया, कोई रिस्क नहीं लिया गया, बुझा रहा है। तो इसीलिए आपका 2024 का प्रीलिम्स आसान हो गया। अब निकाल लीजिएगा तो ठीक है। और मैंने बोला था जिस साल इलेक्शन होता है वो साल और उसके एक साल पहले खूब सारा जॉब निकलेगा, खूब सारा वैकेंसी निकलेगा ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ एक स्टेट में नहीं। कुछ बुझा रहा है, ऐसे हाथ नहीं रखिएगा, तो समझ में आइएगा ध्यान से कि तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, जो आ रहा है उसको आने दो, समझ में आ रहा है, उसको भी जाने दो। बस दिमाग में रखना कि हम ना आए ना हम ना जाए, मतलब आपके पास कोई आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, आप जहां हो टिके रहो, आईएएस बनना है वहीं पे। तो सर याद रखिएगा, इंटरिम बजट जिस साल आएगा और इलेक्शन जिस साल होगा उस साल खूब सारा वैकेंसी निकलेगा। और इस साल तो खाली टीचर ही टीचर हुआ है, अरे बुझा रहा है, इस साल टीचर के अलावा कोई और ऑक्यूपेशन चर्चा में नहीं रहा है, सब मास्टर है, मास्टर है, मास्टर है, चारों तरफ मास्टर ही चल रहा है। और बिहार में मास्टर लोग का जो है कांड हुआ है, तो बहुत लोग का जो है मास्टर मास्टर चल रहा है। 2024 के जून में आपको एक और सुनने को मिलेगा मास्टर लोग के अलावा, और वो मास्टर लोग के अलावा सुनने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको डांगडोर डांगडोर डांगडोर। ये ध्यान समझिएगा, क्योंकि झोला छाप डांगडोर लोग को एक बहुत बड़ा परमिशन मिलने वाला है। और इसके बाद देखिएगा अचानक से सब कोई डॉक्टर हो जाएगा, जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जितने झोले छाप, जितने गांव वाले डॉक्टर, जितना सुई रजाई में देने वाले डॉक्टर, ये जितना है सब ओरिजिनल डॉक्टर बन जाएगा और सब सरकारी डॉक्टर बन जाएगा। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अगर किसी के पास डिग्री छोटा बहुत करके रखे हो तो संभाल लेना, डिग्री देख लेना कहाँ है, जिंदा है, मर गया कि भूजा भूजा खा लिए, लहसुन उसुन खा लिए, क्योंकि उस पर काम आएगा।
और नेक्स्ट उसके 2025 में, ये देखो अनुमान मैं बता रहा हूं, और अनुमान ये परफेक्ट है, अनुमान सरकार का नहीं है, परफेक्ट है। 2025 में एक और सबसे बड़ा सबसे अच्छा जॉब मिलेगा, और वो जॉब 2025 का जो होगा सबसे खतरनाक होगा, और वो आईटी सेक्टर का जितना लोग डिग्री लिया था, ये जावा, सी प्लस प्लस, अरे हुए एडीसीए, डीसीए, टैली, फल्ला डिगाना, ये लोग का अपना कांड आएगा 25 में। तो जिनके पास जेन्युइन डिग्री होगा तो रख लेना, और 2025 में बूम अप हो जाएगा, जैसे अभी टीचर का बूम अप हुआ है उसी तरीके से वो होगा। सरकार का प्लान जब होता है तो पता चल जाता है। बाकी इसके अलावा आपके पास अगर कुछ नहीं है तो भाई आपका हाथ है, आपका जो है दिमाग में है, आपका जिस तरह से रहिएगा, खेत काटिए, घास खाइए, खेसारी खाइए, आराम से मस्त रहिएगा। इन तीनों में से कोई एक डिग्री जरूर लेके रख लीजिएगा अगर आपके पास है तो। आईएएस बन गया तो डिग्री दे दीजिएगा। अब आते हैं इकोनॉमिक सर्वे, दिख रहा है जैसे बोले ना, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैंने करंट अफेयर में पढ़ा दिया है पूरा ए टू जेड। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कौन प्रस्तुत करता है, इसका मतलब क्या होता है, बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, इसका पूरा डिटेलिंग मैंने करंट अफेयर में किया है। तो वीडियो का लिंक है, जाकर देख लीजिए। समझ में आ रहा है, वीडियो का लिंक एकदम माथे पे आएगा, तो देख लीजिएगा। ये मैंने नहीं बताना है आपको, ये आपको बस समझ में आ जाना चाहिए। बाकी अब इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें नाम, जैसे एक साल ऐसा हुआ कि ये जो फोटो इनका दिख रहा है ना, इनका एक साल ऐसा हुआ कि बेचारे ये बना दिए थे, जो इकोनॉमिक अफेयर्स के होते हैं डिपार्टमेंट, वो सभी आईएएस होता है, तो ये बीचे में रिजाइन मार दिया। तो पूरा का पूरा बजट तैयार था, और सॉरी इकोनॉमिक सर्वे तैयार था, और 31 जनवरी को प्रस्तुत होने वाला था, तब तक दिसंबर में ही रिजाइन मार दिए। अब कोई आदमी जो नया आएगा, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए, तो इतना दिन में, 10 दिन में और 15 दिन में, 1 महीने में, ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा 1 साल का तैयार कर देगा। तो उन्हीं के साइन पे वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक जो है सर्वे प्रस्तुत किया गया, बस नाम सिर्फ इनका लाया गया जो नए वाले आए। तो इस तरह का घटनाएं हो तो आपको रटना नहीं है, मसाला टाइप घटनाएं। और पहले जो इसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि फिर भी समझ लो, थोड़ा सा समझ ही लो कि काम थोड़ा आसान हो जाए, फिर आगे बढ़ लेते हैं। हेडिंग डालो इकोनॉमिक सर्वे, इसमें 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है, नहीं तो हमको भी मजा नहीं आएगा। हाँ हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ बताइए। क्लास के बाद में बात करता हूँ, ठीक है ना। चलो, पहला ध्यान में रखना कि बजट में, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे जो आता था अभी 2013 से, यानी कि जो 14 में गवर्नमेंट आई, उसने एक ही वॉल्यूम रखा। पहले 2 वॉल्यूम में आता था, मतलब अब क्या है, सिंगल वॉल्यूम आता है, एक ही किताब। इसलिए बोला, मोदी सोचा कि यार किताब पढ़ता तो है नहीं ज्यादा हरामखोर सब, पहले में 2 में आता था। यहां देखो, इकोनॉमिक सर्वे में 2 वॉल्यूम होता था कि भैया एक पहले वाला कि 6 महीने का एक बना लो, फिर 6 महीने का एक बना लो, ठीक है, 1 साल का। बोला कि 2 वॉल्यूम कौन पढ़े, उससे बढ़िया कि एक ही वॉल्यूम रखो और एक ही वॉल्यूम रखना। और आपसे निवेदन है, हालांकि अभी नहीं, प्रीलिम्स के बाद इकोनॉमिक सर्वे का पेज मैं भेज दूंगा, उसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि मेंस में जो लिखिएगा उसमें वो काम आएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम अभी क्या होता है, सिंगल वॉल्यूम है कि 2 वॉल्यूम है, सिंगल वॉल्यूम है। अब 2014-15 में यहां ध्यान से देखना, एडॉप्टेड 2 वॉल्यूम सिस्टम फिर से आ गया। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2 अंक, यहां पे काम किया गया। पास्ट डेटा, फ्यूचर सजेशंस। 2020-21 में पेपरलेस डिजिटल सर्वे, नो थीम बट फोकस एरियाज, जो ज्यादातर हुआ इस पे हुआ। उसके बाद 2021-22 में वॉल्यूम 1, फिर 2022-23 में वॉल्यूम 1। तो मतलब ट्रेंड ये हुआ कि 2020 के बाद जैसे ही उसके बाद आया, उसके बाद सब खत्म। अब 2 वॉल्यूम में नहीं, बल्कि आर्थिक सर्वेक्षण कितने वॉल्यूम में आता है, 1 वॉल्यूम में आता है। बाकी ये सब जो है मैंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में और इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं। मैं जनरली आपको भाग नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें एक और याद रखिएगा, एक नाम है 2018 से 21 वाले में, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये नाम थोड़ा ना लिख लो, ये चर्चित फेस है ये, क्योंकि इलेक्शन में भी आने वाले हैं ये। मतलब इनके पता नहीं कोई रिलेटिव है कि कोई खानदान का ही है, कोई मास्टर स्ट्रोक बीजेपी चलेगी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा नाम है, मनमोहन सिंह भी है, रघुराम राजन भी है, फिर अरविंद जो आपका सुब्रमण्यम भी है। अब वहां से फिर एक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो आए। तो ये जो इकोनॉमिक एडवाइजर जितने सारे होते हैं, अभी प्रेजेंट में नागेश्वरन है, और नागेश्वरन है वो आईआईएम अहमदाबाद से बीए किए हुए हैं, और उनका एक फेमस किताब भी है जिसके कारण अब आप बोलेंगे सर ये कैसे बन गए,
तो मैंने आपको एक बार बताया भी था कि आप चाहे तो बिना यूपीएससी एग्जाम दिए भी आईएएस बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेटरल एंट्री, लेकिन उसके लिए आपको जिस फील्ड में, उस फील्ड में कम से कम 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होने चाहिए, 20 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपका सिर्फ एक ही चीजों को हुआ इंटरव्यू, आप इंटरव्यू दीजिए, बन जाइए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जैसे ये अभी की जो प्रेजेंट में नागेश्वरन है, इन्होंने सिर्फ एमबीए किया हुआ और उनके पास इकोनॉमिक्स का एक्सपीरियंस है और इस वजह से उनको इकोनॉमिक एडवाइजर बना दिया गया। कुछ बुझा रहा है? तो बस दिमाग में रखिएगा इतना। देखो इकोनॉमिक्स में और संविधान में ये जो इकोनॉमिक सर्वे का ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि सरकार बताए कि ये इकोनॉमिक सर्वे फला नहीं, वो तो सरकार इसलिए बताती है कि लोगों को भरोसा जमे, और भरोसा जमे और प्लस अपोजिशन पार्टी भी बोलता है क्या खर्चे किए भाई बताइए, हम लोग को पता तो चले। तो संविधान में कुछ नहीं है लिखा हुआ कि आर्थिक सर्वेक्षण बनाना ही बनाना है, कोई कंपल्सेशन नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई बिल नहीं है, लेकिन ये सरकार करती है। उससे ये रहता है कि एक आइडिया भी लगा रहता है। अब आपको मैं बोलूं या ना बोलूं, अगर आपने बताया लगाया कि मेरा पिछले साल इतना कम नंबर आया था, मैंने ये गलती किया था, मैं पढ़ता नहीं था, ये गलती की, तो वो आप खुद से करेंगे तो आपको फायदा ही होगा। तो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है अगर उसको आप लिखेंगे और गलती को सुधार लेंगे, तो वही इकोनॉमिक सर्वे इसलिए बनाया जाता है कि भैया देख लेते हैं साल भर क्या खर्चा किए, इस साल वो गलती नहीं करेंगे, कहीं और खर्चा करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड इट्स डिपार्टमेंट। आइए जरा लिखिए, ये डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पता नहीं 2023 के बाद क्या हुआ है, यूपीएससी को धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछने लगते हैं 22-23 में। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या। अब इसमें आपको रटंत विद्या ही काम करने का, रट्टा मारो जिंदाबाद, ये काम करना पड़ेगा आपको इसमें। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड इट्स डिपार्टमेंट, वित्त मंत्रालय और उसके विभाग। वित्त मंत्रालय बीत गया हो तो वित्त मंत्रालय नहीं है वो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट है, ध्यान समझिएगा। इकोनॉमिक अफेयर्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके बाद एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, एक ऑर्गेनाइजेशन दीपम, ये मैंने बताया हुआ है आपको इसका फुल फॉर्म भी, डीपी, और उसके बाद एनएलएमसी, बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी, ये मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था, बैंक बोर्ड ब्यूरो और सारा कुछ। तो लॉजिक कहने का ये है कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग जो है फंक्शन है। अब आपके नोट्स में अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, आराम से सुविधा के अनुसार। अच्छा बताना जरा ये क्या है, ये सीबीडीटी दिख रहा है आपको, और मैंने आपको इसके बदले पढ़ाया था सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसमें नोट छापने की बात नहीं की गई, जिसमें बोला गया नोट छापने से पैसा ज्यादा होता है, उससे अच्छा हम डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। पढ़ाया हुआ हूं मैं, समझ में आ रहा है इसका चैलेंज, इसका सुविधा और फायदा भी। तो सर अब आपको ये पेज नंबर लिखिए जरा, जो मैं बोल रहा हूं, पेज नंबर लिखिए 312, ठीक है, 312 से 315 तक, मतलब 3 पेज, ये पूरा का पूरा रीड करना है। जो जो बोलता हूं ना वो लिखते जाना, काम आएगा, ठीक है जी। अब आते हैं, सारा डिपार्टमेंट का है, 315 तक हो गया। अब एक डिपार्टमेंट काम का है एनएलएमसी, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से हेडिंग डालिए एनएलएमसी, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। मैं चाहूंगा 30 सेकंड आप इस डायग्राम को देखें, बहुत आसान हो जाएगा, 30 सेकंड। देख लिए, कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया इस डायग्राम में, मतलब लगभग सब कुछ है, जो सब कुछ कह दिया है। अच्छा आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को पब्लिक वाला, जो कंपनी की बात की गई थी, जिसमें बोला गया था मैंने कि अगर किसी के भी कंपनी में 51% शेयर अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट के अंदर काम करेगा। जैसे ओएनजीसी एक डिपार्टमेंट है, आपको जानते होंगे ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला। तो लॉजिक है ये सरकार का इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है। तो गवर्नमेंट कंपनीज, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा, इन्होंने देखो इधर बहुत सारा ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसेज है,
प्लेस है जो किसी काम का नहीं है, उसको रेंट पे सरकार ने दे दिया बिजनेसमैन को, तो रेंट पे ले, तू अपना कारोबार कर, उसके बदले तुम हमको देते रहना। क्या बुझा रहा है? तो गवर्नमेंट ने इनको दिया। इन्होंने क्या किया, जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के तहत इन्होंने क्या, इधर देखो, नल में से पैसा नहीं, सॉरी, नल में से पानी नहीं, पैसा निकलेगा। काहे कि जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पे कांड कर रहा है। क्या कर रहा है? पहला चीज समझो ध्यान से, अगर ये जो पहले खाली था जगह, उस पर कुछ नहीं हो रहा था, अब सरकार ने उसको दे दिया, लीज पे दे देता है कि भैया ये 200 साल के लिए लीज ले। अरे बहुत सारा ऐसा ऑफिस ऐसा भी तो है जो लीज पे चल रहा है, जिसमें सरकार ने 200 साल के लिए कारोबार कर लिया कि 200 साल तक तुमको ये इतना पैसा देना है, रेंट देना है, तुम कारोबार करो, उससे प्रॉफिट कमाओगे, लोग को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। इधर देखो, और उस पैसे से इन्होंने क्या बोला, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, और पाइपलाइन से फिर जो पैसा आएगा उस पैसे को पीएम गति शक्ति के तहत ट्रांसपोर्ट बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे। आपको ये बात पता है कि नहीं, फ्लाइंग कार भी इंडिया में पॉसिबल ट्रायल उसका हो चुका है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आपको रोड से ज्यादा जल्दी आप पानी के माध्यम से पहुंच जाएंगे, और पानी के माध्यम से वो पूरा सिस्टम ऐसे लगाया गया जैसे तार की तरह, और वो लगभग इंडिया के अंदर बॉम्बे और बहुत सारा जितना एरिया है वो हो चुका है उसका ट्रायल, और इसके एंड तक 2024 के एंड तक आपको मिल जाएगा, मतलब कि भैया आपका बहुत टाइम बच जाएगा, 2-3 घंटे में आप सीधा बिहार से सीधा बॉम्बे, एकदम जबरदस्त तरीके से, समझे ना? फ्लाइट से नहीं, फ्लाइट से भी तो उसका बहुत अच्छा है। मतलब एक होता है एयर रूट, एक होता है लैंड रूट, वाटर रूट, होता है ना 3 रूट। वाटर रूट को सबसे ज्यादा इनहेंस किया जा रहा है, सबसे फास्ट। तो इस तरीके का कांड जो है किया जा रहा है। बेंगलोर आईआईटी मद्रास में एक और भी जस्ट अभी 2-3 रोज पहले एक बहुत अच्छा इन्वेंशन किया गया। उस इन्वेंशन में है कि ऐसा गाड़ी चलेगा जो गाड़ी फ्रिक्शन लेस होगा, उसमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम चक्का चलाते हैं, मान लो फ्लाइट लैंड करता है, फ्रिक्शन होता है, हम एक ऐसा, उसका नाम मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूं, उसका एक टर्म होता है, और उसमें क्या है, अब आपको फ्रिक्शन नहीं होगा, और बिना फ्रिक्शन में जब कोई गाड़ी चलेगा, घर्षण नहीं होगा, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी सेव होगा, और बहुत सारी एनर्जी सेव होने के बाद उसका फास्ट भी स्पीड बहुत ज्यादा होगा, तो उसका बहुत स्पीड है। मैं एक बार आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, क्योंकि आने वाले समय में उसी का ही बोलबाला होगा। तो भैया ये जो है याद रखिएगा, गवर्नमेंट कंपनी में कभी कभी अपने बिल्डिंग और जो है उस चीज को मोनेटाइज कर देती है। मोनेटाइज मतलब क्या होता है कि भैया आप किसी को दे रहे हो मोनेटाइज, और उससे उसके बदले पैसा मिल रहा है। तो मोनेटाइजेशन मतलब क्या है कि जो आपके पास लैंड था, खाली पड़ा था, आपने प्राइवेट को दिया, वहां से पैसा कमाना शुरू किया, और उस पैसे को आपने फिर जो है डेवलपमेंट में लगाना शुरू कर दिया। बस इतना याद रखिएगा, बाकी काम का नहीं है। नेक्स्ट है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ये जरा लिख लीजिए, ये लिख लीजिए थोड़ा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ऑडिट तो आपको पता ही है, हर चीज का ऑडिटिंग होता है कि कितना पैसा आया, कहां लिए, क्या किए, गलत सही बताइए। इसमें एक नाम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके हेड होते हैं। मतलब इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो CAG होता है, ये लिख लीजिएगा। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये अलग डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्रालय के अलग नहीं आता है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आता ही नहीं, अलग डिपार्टमेंट क्या है ये। अब इसके बाद जो टर्म है ना, वो बहुत आसान टर्म है। जिंदा हो सब? लग रहा है कि 11:30 हो गया है, चूंकि ये मनहूसियत 11:30 के बाद ही कुछ जैसी होता है तो फैलने लगता है। ये मनहूसियत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, 11:30 में मनहूसियत जो है फैलना शुरू होता है। तो मैं गलत नहीं हूं, मैं टाइम देखता नहीं हूँ, मुझे पता चल जाता है कि 11:30 हो गए, और 12 बजेगा तो पता नहीं, एक टाइप के प्राणी होता है जो सनक जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग उस टाइप के नहीं है, लेकिन मैं हर दिन बोल देता हूँ। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो है CAG के द्वारा रन होता है, ध्यान से समझो। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा था 2015 में, जो अभी आपको बनाना है, 2015 वाला, 2010 वाला और 2012 वाला CDS का। ठीक है जी, ये बना लेना, ये पढ़ोगे बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। बस याद रखना कि सर रिसिप्ट मतलब क्या होता है, खर्चा की इनकमिंग, जो आपका इनकम है वो है रिसिप्ट। बस इतना याद रखोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है रेवेन्यू पार्ट, बजट में आ जाओ। रेवेन्यू, या रेवेन्यू पार्ट, रिसिप्ट एंड टैक्स रिसिप्ट, इसको देखेंगे, ये काम का चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहूंगा मैं 30 सेकंड आप इसको देखें, इस टेबल को, 30 सेकेंड्स।
ध्यान से देखना। देख लिए, बहुत इजी है, वेरी इजी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, देखो ये तो पढ़ाया हुआ है ही आपको, बट इसमें एक नया नया टर्म आ गया इसलिए आपको ऊपर में देखो। एक है इंसिडेंस ऑफ टैक्स और दूसरा है इंपैक्ट ऑफ टैक्स। तो सिंपल सा मतलब है, ये समझ में नहीं भी आए तो पहले बात समझ लो। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है? डायरेक्ट खाना मतलब अपने हाथ से खा रहे हो। इनडायरेक्ट खाना मतलब क्या? मम्मी खिला रही है, बात खत्म। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक क्या है कि डायरेक्ट टैक्स में सरकार जब आपका पैसा चूस लेगी आपसे ही, डायरेक्ट सीधा आपके खाते से ले लिया तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। और सरकार जब इनडायरेक्टली पैसा, जैसे आपने पार्ले जी बिस्किट खरीदा और पार्ले जी बिस्किट पे टैक्स लग रहा है तो आपका भी पैसा उसमें टैक्स में जा रहा है, आपको भले पता नहीं चल रहा है, तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर है। आप कुछ नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इसमें से कौन सा टैक्स डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है। कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? तो बुझाया तो ठीक है। देखिए जरा, पहला बात, डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है उसका एग्जांपल याद रखिएगा, इनकम टैक्स। क्योंकि जो आपका इनकम टैक्स हो डायरेक्ट सरकार आपसे लेती है, जो आपका इनकम टैक्स है डायरेक्ट जाता है। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स में शॉप किलर, सेलर, विक्रेता, वो 18% जीएसटी, ये सारा कुछ वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। नाम याद रखना, डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में एक याद रखना ये, क्योंकि सर जब अभी तो लगता है कि हाँ सब आ रहा है सब आ रहा है, और जब क्वेश्चन पूछता है जैसे ही इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, तब लगता है कि जा ये भी डायरेक्ट लग रहा है वो भी इनडायरेक्ट लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि भैया अगर पूछे कि ये इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है, ये नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। देखो एक है कि कर का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उस हिसाब से दोनों को एक्सप्लेन किया गया है, बट आपको सिंपल याद रखना है डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, कि जैया सरकार ने आपसे पैसा लिया, वो पैसा डायरेक्ट आपसे लिया, वो किसी तीसरे माध्यम से नहीं लिया, उसको बोलेंगे डायरेक्ट। जब किसी माध्यम से जाए तो इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन बनाइएगा, और ये क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव पे आएगा। लिखो नेक्स्ट, लिखिएगा डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? क्या हो गया? इनकम टैक्स होगा ना जी। तो इनकम टैक्स जो है ये बार बार पूछता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स है कि रिग्रेसिव टैक्स है। काम का चूंकि यही है तो भैया समझ लो, यहीं पे दिमाग में डाल दो, ध्यान से देखो। अच्छा इस टेबल को देखो तो, इस पिक्चर को देखो तो समझ में आ रहा है? आ जाना तो चाहिए यार। देखो आ गया समझ में? आसान है, वेरी इजी। देखो इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स में बोला गया, इधर देखो, ये मुकेश अंबानी है, ये मिडिल क्लास है, एक गरीब आदमी है फॉर एग्जांपल। तो इनकम टैक्स कैसे लगता है? आपके इनकम पे टैक्स। तो मुकेश अंबानी का 10 करोड़ इनकम है तो उस पे टैक्स लग रहा है, तो 10 करोड़ का अगर 10% भी लग रहा है तो ज्यादा ही होगा जिस आदमी का सैलरी 1 लाख है। तो मुकेश अंबानी का 10 करोड़ पे 10%, मिडिल क्लास का 1 लाख कमाता है उस पर 10%, और गरीब आदमी 5,000 कमाता है तो उस पर 10%। तो आप मुझे बताओ सिंपल ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है? ये टैक्स प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है? प्रोग्रेसिव है। क्यों? क्योंकि अमीर को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, मिडिल क्लास को उससे कम, और गरीब को नहीं। तो बात सही है। तो ये डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो रिग्रेसिव होता है, नुकसानदेह। इधर क्यों? क्योंकि पार्ले जी बिस्किट का दाम पे या पार्ले जी पे 18% लग रहा है, तो मुकेश अंबानी के लिए पार्ले जी खरीदना हो तो बहुत आसान है। तो मुकेश अंबानी को मान लो 3 रुपया देना पड़ रहा है जबकि उसका करोड़ों में इनकम है। उसके बाद मिडिल क्लास का लाख इनकम है फिर भी उसको 3 रुपया देना पड़ रहा है, और गरीब का मात्र 5,000 इनकम है फिर भी उसको 3 रुपया देना पड़ रहा है। अरे कुछ बुझा रहा है?
तो डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव टैक्स बट इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव टैक्स, और ये क्वेश्चन हर बार पूछेगा। और इस वजह से आपको ये बात समझ में एग्जांपल से आ गया हो तो हाथ खड़े करिए, वरना भकुआइए। तो ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब ये सब चीज ना आसान तो होता है, इसीलिए प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव जब हम पढ़ाएं तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो आप इसको भी मुद्दा बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब 2015 में से क्वेश्चन पूछा, देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा प्रोग्रेसिव टैक्स है। अब कमाल का बात क्या है, इसने डायरेक्ट टैक्स नहीं बोला, इसने क्या बोला, प्रोग्रेसिव। क्योंकि वो जानना चाहता था कि बेटा तुमको ये पता है कि नहीं कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है या इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नहीं तो डायरेक्टली पूछा था कि इसमें कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, नहीं पूछा हो, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स सबको समझ में आ भी जाएगा, प्रोग्रेसिव उसी को समझ में आएगा जिसने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई किया हुआ। गलत कि सही? सही। तो भैया द रेट इज सेम अक्रॉस ऑल इनकम टैक्स रेट, ये फलाने हम नहीं बताने वाले, आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बात खत्म। नेक्स्ट आइए, हेडिंग डालिएगा एडम स्मिथ, चूंकि ये मेंस में लिखना पड़ता है। एडम स्मिथ के 4 जो है सिद्धांत हैं, अलर्ट रहना, ये खत्म हो जाएगा आजू, समझ में आ रहा है? फिर गाना उसके बाद तेरे बाजू गाना, पर इसको खत्म करने दो फिर काम करते हैं। तो एडम स्मिथ ने 4 सिद्धांत दिया था कि कर कैसे होना चाहिए, टैक्स किस तरीके से ले कि ज्यादा उसका जो है ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा हो, नुकसान नहीं हो। तो पहला पॉइंट ये आसान है, टैक्स ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वालिटी इसको बोलते हैं। मतलब क्या, टैक्स शुड बी इक्वल, रिच पीपल को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीब को कम देना चाहिए। किसने बोला? एडम स्मिथ ने। समझ में आ रहा है? सिद्धांत नंबर 2, जो होना चाहिए टैक्स का डेट स्लैब प्रतिशत वो फिक्स होना चाहिए, नहीं कि बदल दिया जाए। अगर बोला गया है, अभी कुछ देर पहले बताया था कि सरकार 10% लेगी, तो सरकार ये नहीं बोल सकती है कि हम अब इसके बाद 55% टैक्स लेंगे, नहीं तो सर विद्रोह हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का सिद्धांत। मतलब कोई आदमी टैक्स दे रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि बस 10 किलोमीटर लाइन में लगा हुआ है और अपना इनकम टैक्स देने वाला कोई नहीं देगा। अरे कुछ बुझा रहा है? तो टैक्स देने का ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सबसे फट से देने में आसान हो जाए, तो वो होना चाहिए। और चौथा, कैनन ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि टैक्स देने के लिए इधर सरकार मान लो टैक्स ले रही है आपसे, और टैक्स लेने का जो प्रोसेस है उसका खर्चा ही सरकार को लग जा रहा है 100 करोड़ और टैक्स आ रहा है मात्र 70 करोड़ या 80 करोड़, तो और बेकार बात है। मतलब क्या, सुविधाजनक के साथ साथ खर्चा भी कम होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि सर आप सरकार टैक्स ले रही है और कंप्यूटर से ले रही है और कंप्यूटर का खर्चा उच्च मिला जुला के ही जितना टैक्स आएगा उससे ज्यादा, मतलब ये तो वही वाला कांड हो गया, जितना का मुन्ना ना उतना के झुनझुना। आप समझ पा रहे? तो लॉजिक क्या है कि जो है ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, और ये चारों पॉइंट अगर देखोगे ना तो इसमें पूरा इकोनॉमिक्स कवर अप हो जाएगा। और अब अपने लाइफ में भी ये चारों सिद्धांत अगर रखते हैं तो आपका फैमिली, ज्वाइंट फैमिली ठीक ठाक चलेगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत बढ़िया है पॉइंट, है फिलॉसफी के हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से सब। अब ये चारों पॉइंट अगर याद रखोगे तो मतलब फैमिली, इसलिए आजकल ज्वाइंट फैमिली को जब कोई देखता है ना तो बहुत खुश हो जाता है, क्या बात है अब ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन खुद नहीं रह रहा है ये, लेकिन खुश हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी एक्सेप्शनल्स है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ज्वाइंट फैमिली रहते हैं और बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं, बाकी सब हरामखोर हो गए हैं। सबको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए और पर्सनल स्पेस के चक्कर में मानसिकता ही खराब हो गया है, मेंटल स्ट्रेंथ एकदम वीक हो गया है, सणु दिमाग, कोई अच्छा चीज नहीं सोच सकता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है 2019 का, इसमें से कौन सा चीज है एडम स्मिथ ने नहीं बोला है? बताने की जरूरत है क्या? अगर भी बताने का जरूरत पड़ेगा तो फिर हमको लगता है सीरियल का जरूरत पड़ेगा। तो कैनन ऑफ इक्वालिटी पता है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी पता है, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ फिस्कल एडिक्वेसी, तो जो डी है वही डी हो जाएगा, बात खत्म है। फिर नीचे 2016 में सेम उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हम बताने वाले नहीं है आपको, बस हम इतना दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन आसान होते हैं, जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ लो। नेक्स्ट आओ, डायरेक्ट टैक्स। अरे भैया अलर्ट हो जाए, एक बार जागते रहो, चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं है प्रीलिम्स, उसके बाद फिर तुम भी फ्री, हम भी फ्री, क्या लोड ले रहे हो? इसके बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, ध्यान रखना आज के बाद
इसीलिए जब तक ये है तब तक ये करवा देना, उसके बाद आप अपने आप रहिए, हम अपने आप रहेंगे। बस अगर रिजल्ट आ जाएगा तो साथ रहेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर कहीं मिलेंगे तो देखेंगे क्या होता है नहीं होता, समझ में आ रहा है? नहीं तो 12th फेल वाला का डायलॉग होगा, डियर मनोज आज के बाद तुम अगर टेम्पू चला रहा होगा तो पूछेगी क्या कर रहे हो लाइफ में, तो बोलेगा हम टेम्पू चला रहे हैं, हम पान की दुकान। समझ में आ रहा है? बुरा मत मानिएगा, मेहनत करिएगा, जीवन बदल जाएगा। और ये 2.5 महीना मैंने बार बार बोला हूं आपको, ये 2.5 महीना भी बचा हुआ है ठीक ढंग से सोचो कम, 2.5 महीना पढ़ ज्यादा लो, सोचने का काम छोड़ दो, क्या होगा नहीं होगा, 2.5 महीने तो भाग लो जी। जब लास्ट का 5 दिन बाकी रहता है ना तो इंसान सिर्फ भागता है, वैसे ही आंख बंद करके भागिए, जो होगा देखेंगे, अब भागो कस के, और अभी सिर्फ मेहनत करना है, बस काम आसान हो जाएगा। चलिए आते हैं डायरेक्ट टैक्स पे, और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जरूर देख लेना, ये टेबल में बता देता हूं। पहला चीज, डायरेक्ट टैक्स जब इनकम पे लगता हो तो इसमें 2-3 टैक्स का नाम है, सबको देखेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स, एमएटी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, याद रखिएगा ध्यान से, एग्रीकल्चर पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, पॉइंट लिख लीजिएगा। डायरेक्ट टैक्स जरूर है, एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, और एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ राज्य सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार के पास नहीं जाएगा। और राज्य सरकार इसलिए नहीं लेती है क्योंकि किसान लोग से अगर इनकम टैक्स लेंगे तो किसान लोग हमारा विरोध कर देगा, वोट देगा ही नहीं, इसीलिए वो लोग लेता ही नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 कि इनकम लगता तो है, इनकम टैक्स लगता है इनकम पे, लेकिन एग्रीकल्चर पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो किसान होने में नुकसान नहीं है, फायदा है। इसीलिए अधिकतर लोग को देखिएगा, बड़ा बड़ा आईएएस आदमी, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन या बड़ा बड़ा अलग अलग लोग, वो काम छोड़ के, जॉब छोड़ के किसानी में आकर कोई मशरूम उगा रहा है, कोई संतरा उगा रहा है, कोई ऑर्गेनिक फूड उगा रहा है, क्योंकि उसको पता है इस पे कोई टैक्स नहीं है, और एक बार बिजनेस रन हो गया तो फिर जिंदाबाद। समझ में आया? तो तरीका होता है। तो सर यूनियन गवर्नमेंट, अब उसके बाद है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, दिख रहा है? तो सर मुझे बताना जरा, स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये अधिकार है कि वो टैक्स ले सकता है एग्रीकल्चर पे, राज्य सरकार, लेकिन राज्य सरकार लेती नहीं है। मैंने बोला कि उसको वोट पॉलिटिक्स खेलना होता है। अब वोट अगर, सॉरी, किसान से अगर टैक्स लेगी तो वोट कोई देगा नहीं, इसलिए राज्य सरकार मांगती नहीं, लेकिन उसको हक है कि जो अगर वो एग्रीकल्चर पे, कृषि पे कोई अगर टैक्स मांग रहा है तो सर वो मांग सकती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार को उसमें 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। अब उसके बाद तो सर डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आ गया, इनकम पे क्या क्या लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, मैट लगता है, उसके बाद सीजीटी लगता है, कैपिटल गेन, ये सब कुछ लगता है। क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स एसेट पे भी लगता है, जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, और इसमें ये सब का सब जो है केंद्र का है। दूसरा इधर आना, ये राज्य पे है, लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प, अरे स्टाम्प वगैरह नहीं होता है, स्टैंप होता है, फिर 2000 का नोटरी या फिर 100, ये सब कुछ। अब इस सब से पैसा तो सरकार को आता ही आता है। अब आगे देखना, संपत्ति लेन देन पर, तो संपत्ति लेन देन पर ये सब है, वेल्थ टैक्स सब क्रॉस कर दिया गया है, वेल्थ टैक्स और फलना ठिकाना ये सब कुछ, स्टेट ड्यूटी, ये तो आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है। आपको इसमें याद क्या रखना है बता देता हूँ। जब क्वेश्चन पूछे कि कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, वो याद रहना चाहिए बस। और उसके लिए 3 4 5 नाम जो पहला टेबल में उतना याद रख लेना, बाकी यहाँ से यूपीएससी रट्टू तोता वाला नहीं पूछती है, यहाँ से डायरेक्ट पूछती है वो। यहाँ से ये वाला टेबल आपके लिए काम का है, ये इतना, ठीक है, ये दोनों याद रख लेना। क्वेश्चन में देखो ना तो डायरेक्ट पूछता है, क्वेश्चन घुमा फिर के इसमें यूपीएससी नहीं पूछती है, कभी भी नहीं पूछती है। ये जो क्रॉस वाला है, ये मतलब इसमें ये जनरली, हालांकि इस पर कहने का आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए भी एक चीज है जहां पे कि इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज लिखा होगा, मीन्स एबोलिश, दिख रहा है, मतलब हटा दिया गया कि भैया वेल्थ टैक्स। अच्छा देखो, एक पहले रुक जो बता देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि जरूरी नहीं है, इसको आप दिमाग में मत रख, लेकिन जान लेना। जैसे आप लोग सेस सुनोगे, सरचार्ज सुनोगे, तेल पे अलग अलग जो है स्टैंप ड्यूटी, फिर एक्साइज ड्यूटी, ये सब लगता है। जैसे तेल आता है, मतलब डीजल पेट्रोल आ गया, तो डीजल पेट्रोल पे जो नॉर्मल टैक्स लगता है वो तो लगता ही है, ऊपर से केंद्र सरकार और उस पर टैक्स बढ़ाती है, एक्स्ट्रा लेती है। तो वो सारा डिटेल जो है आएगा, वो नेक्स्ट पिलर में आएगा, जब हम लोग ब्लैक मनी और लॉन्ड्रिंग वाला पढ़ेंगे वहां पे। बट अभी के लिए इतना याद रखना कि एक्साइज ड्यूटी या तेल से रिलेटेड, एडिबल वायर से रिलेटेड जो भी चीज होगा, उस पे जो भी टैक्स लगता है उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही टैक्स लगेगा, नाम अलग अलग दे दिया जाता है।
याद रखना। अब जैसे एक वेल्थ टैक्स इसमें दिख रहा होगा, ये संपत्ति पर, तो वेल्थ टैक्स संपत्ति पर है कि भैया आपके पास संपत्ति इतना है जो कि बहुत नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। जबकि ये ऑलरेडी, आप मुझे बताइए, इनकम टैक्स तो आप उससे भी ले रहे हैं भाई, उसके इनकम पे तो नहीं रहा टैक्स, लेकिन इस बात पे भी है कि आपके पास कितनी संपत्ति है उस पर भी। ये क्यों किया गया था, इसके पीछे कारण है, बाद में खत्म क्यों कर दिया गया। अब राजा महाराजा लोग हैं, मान लो जिसके महाराणा प्रताप के कोई वंशज हैं फॉर एग्जाम्पल, ये बेतिया महाराज, ये सब तो राजी था, तो उन लोगों के पास तो क्या है, वेल्थ ही तो है, उनके पास इनकम थोड़ी है भाई। आज भी इतना जमीन है, इतना जमीन जमीन कि मतलब क्या ही किसी का होगा, कितना ही कमाइएगा, क्या करें, वो सब तो वो राजा हो, राजा मतलब राजा। अब कोई पुराने राजा के वंशज है तो भाई वो राजा है ही, बात सही है, उसको क्या कमाने की जरूरत है, वो तो पी के सुतल रहता है। तो लॉजिक क्या है, उनके पास इतना ज्यादा वेल्थ है कि उस पर टैक्स लेना शुरू किया, क्योंकि उनके पास इनकम तो नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तरीके से देखा जाए तो इतना ज्यादा है कि उतना किसी के पास भी नहीं है। तो एक नियम लगाया गया कि इन पे इनकम टैक्स नहीं लेकर वेल्थ टैक्स ले लेंगे, धन कितना है। तो सरकार का ये बस चूसने का तरीका है और कुछ नहीं। तो बाद में सब विरोध विरोध किया, तो विरोध विरोध, भाई अब संपत्ति मेरा है, मेरा जमीन पहले से है, पूर्वजों का है, तो तुम उस पर टैक्स क्यों लगाना शुरू कर दो कि भाई ये तो राजा वाला जो पहले सिस्टम चलता था वही सिस्टम तुम अभी चला रहे हो। जब तुम्हारी इनकम है तो इनकम पे लो, हाँ हम जो कमा रहे हैं, हम जो खरीद रहे हैं, हम जो चीजें ले रहे हैं, गाड़ी खरीदा हमने, उस पर टैक्स तुमको दिया, उस पर टैक्स लगा रहे हो, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए उस सब बहुत सारा चीज को एबोलिश कर दिए गए, इसलिए सब है कि हाँ ये सब खत्म हो गया। अब होटल, आपको नहीं याद होगा, याद हो भी सकता है, होटल के रिसिप्ट पे टैक्स करता था। अब होटल रिसिप्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इतना सारा आपको नहीं, इतना टैक्स, इसलिए सबको हटा के क्या किया गया, जीएसटी ला दिया गया कि भाई इतना झंझट कौन पालेगा। इसमें भी कितना टेंशन था कि जो भी टैक्स आ रहा है उसमें से आधा आधा करो, केंद्र के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग, बोला वो सब नहीं चलेगा, जीएसटी काटो, जीएसटी पे जो आएगा उसमें से सीधा सा बात है, आधा तुम्हारे पास आधा हमारे पास, बात खत्म, झंझटे फ्री। तो इस तरीके से ये टैक्स सब काम का नहीं है, आप प्लीज याद रखने की कोशिश नहीं करिएगा, बाकी अगर याद रह जाए तो भैया धन्यवाद आपका। अब 2013 में क्वेश्चन पूछा था कि कॉर्पोरेशन टैक्स, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहां कोई बाल की खाल नहीं आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड बाय। अब चूंकि आपको पता होना चाहिए कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट इन है तो सर आपको याद नहीं चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन आसान होते हैं, आपके बस डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। डायरेक्ट टैक्स के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, मुझे बताओ। डायरेक्ट टैक्स थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोग्रेसिव होता है कि रिग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव होता है, तो उसका मेरिट हो गया। डिमेरिट भी है कि भाई अमीर के लिए तो घाटा ही है ना, ये अमीर तो बोलेगा ना कि भाई हमारा मेहनत का पैसा है हरामखोर, हम कमा रहे हैं तो तुमको हम 30 करोड़ दे रहे हैं और वो आदमी जो है तुमको मात्र 5,000 दे रहा है। दूसरा वही फायदा, दूसरे के नुकसान भी तो है, तो आपका फायदा। दूसरा है प्रोमोटर्स, नागरिक चेतना, ठीक है। उसके बाद है सेविंग बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, इनकम टैक्स से जो पैसा आता है तो सरकार डेवलपमेंट करती है, फलना फला निकालना। दूसरा उसके बाद यहाँ पे मेहनत की बात है, हार्डशिप इज नॉट काउंटेड। अब कारपेंटर है भाई, वो 5% है, स्लीपिंग लैंडलॉर्ड 5%, कठिन परिश्रम के लिए कोई रियायत नहीं है भाई, उनका मेहनत भी तो है। दूसरा हाई लेवल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, लेजीनेस, लेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसका नीचे नैरो बेसिस, पुअर पीपल नॉट कवर्ड, इफ वी ट्राई देन वेरी लार्ज इनकम टैक्स स्टाफ विल बी रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज पुअर पीपल। तो ये जितना सारा कुछ है दिमाग में रख लीजिएगा, इसका एक फायदा और नुकसान, बाकी 2B में भी ये आ ही जाएगा, जो मैंने बोला था वो आ गया। यूनियन टैक्स, सेस एंड सरचार्ज दिख रहा है आपसे, मैं चाहूंगा इसको एक टेबल बना के ऐसे ही लिख लीजिए सिर्फ, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैसा ही यूनियन टैक्स, सेस एंड सरचार्ज। मैं चाहूंगा 30 सेकंड आप इसको देखें पूरा टेबल को, तब तक अपने वाणी को विराम देता हूं। देखिए जरा इस सब,
पढ़ रहे हो ना कि सो गए? पता चलो उठे थोड़ा भाई। यस सर, क्या दिए थे? एक इसमें शब्द मिलेगा आपको, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, उसको भूलना मत। हो गया? पढ़े? अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो 10-15 मिनट दे सकते हो ना? बड़े लोगों आप लोग पूछ लेना पड़ता है भाई। इसको खत्म कर लेंगे। 12 बजते बजते दम तोड़ने लगता है सब। सर ना, अब ना, अब नहीं, अब छोड़ दीजिए। चलिए उसको देखेंगे, डेप्थ में है, उसको भी देखेंगे। पहले उससे पहले छोटा छोटा ये भी देख लेते हैं, कम से कम थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। वो मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो डिटेल है, उसमें मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी और उसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि वो मेंस का टॉपिक है वो पूरा का पूरा। प्रीलिम्स में वहां से नहीं पूछता है। यूपीएससी को रट्टू तोता नहीं चाहिए, और यूपीएससी को बाल की खाल वाला चाहिए नहीं। कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है सरचार्ज से, कभी भी नहीं पूछा, लेकिन हरामखोर उसका यूटिलाइज कहीं और जगह पे। इसीलिए हम इधर से छोटा छोटा टॉपिक दिखते चलेंगे नीचे से, और तब ऊपर की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है? जो से बोलो ना। तो 15 मिनट और गिन के दो, जैसी 1 बजेगा आप हमको बता देना, ठीक है? काम हो जाएगा। तो इसको खत्म कर लेंगे एटलीस्ट। देखो अपने पास टाइम नहीं है, और मई के बाद मेरा चेहरा ना आप देखने वाले हैं ना हम देखने वाले। जिसका प्रीलिम्स निकलेगा वही देखेगा, जिसका नहीं निकलेगा उसका नहीं देखना है। बाकी जब जब दुनिया में, जीवन में कुछ समझ में नहीं आए कि मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, इस तरह के आए, तो भैया कुछ मदद कोई करने वाला हो नहीं हो, पढ़ाई और एजुकेशन के लिए हम हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। बात खत्म। एजुकेशन और पढ़ाई में जब जितना आप पढ़ सकते हो, जितना चाहिए आप लेके जाओ, पढ़ते जाओ, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे यहाँ रहे चाहे जहां भी रहे। तो लॉजिक है कि आप अभी पढ़ लेना, फायदे में रहोगे, अन्यथा उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आपको इस तरीके का नॉलेज कहीं मिलने वाला है, और जो नॉलेज अगर लोगे भी तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और उतना पैसा आपके पास है भी नहीं, और उतना पैसा आप ला भी नहीं सकते हैं, गारंटी। इसलिए ध्यान रखिएगा, वीडियोस जो मेरे हैं वो बहुत फ्री हैं, उसको अच्छे से देखिएगा तो काम आपका आएगा। चलो, तो पहला ये जो टेबल है, इस टेबल को जानने से पहले अगर हम ध्यान से देखें एक पॉइंट, तो आपको मिलेगा STT एंड CTT। देख पा रहा है? जोर से बोलो ना। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, तुम लोग भी क्या ही करोगे। अगर बोलते हैं तो थोड़ा खत्म कर लेते हैं, मतलब ज्यादा पेज का है नहीं। पढ़ा लूं? चलो ठीक है, तो कर लेते हैं। चलो STT और CTT देखो, पहले फुल फॉर्म याद रखना, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, और CTT याद रखना, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये दोनों इकट्ठा एक जगह पे लिखा हुआ जरूर है, याद रखना। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का सिंपल मीनिंग है कि जो भी टैक्स जो लगता है वो शेयर या बॉन्ड, इन सब के परचेज और स्टॉक एक्सचेंज पे लगता है, उसको सिक्योरिटी टैक्स। इसलिए क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अरे बोलते हैं ना सेबी। सेबी का फुल फॉर्म याद है? भूल गए? तो क्या है सेबी का फुल पता नहीं?
तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पक्का। देखो पहले इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है सबको। एस फॉर क्या था? एस फॉर, अरे चलो मैं मान लेता हूँ कहीं 12 बज गया होगा, तो कहीं 12 बजने में कुछ लोग सनक जाता है तो हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो बोल सही रहे हो, थोड़ा भकवाया हुआ मत साउंड करो, नहीं तो एकदम ऐसा करे कि भकवा उकवा के आप पानी भी मुंह में नहीं मारा, 10 दिन से नहाया नहीं है, मुंह इतना बदबू दे रहा है कि 4 किलोमीटर तक कोई आपके आसपास नहीं आ रहा है। इस तरह का भी कुछ लोग होते हैं, समझ में आ रहा है, जो पूरा एकदम गंद फैला के रखते हैं और दिमाग अलग से खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए आइए इधर देखिए। तो पहला है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और दूसरा है कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। दिख पा रहा है? सिक्योरिटी जो एक्सचेंज बोर्ड और सॉरी जो स्टॉक एक्सचेंज इन सब पे लगता है उसको बोलते हैं। जैसे अभी जनरली इसका रेट 0.001% से लेकर 2% के बीच में वेरी करते रहता है कि भैया सिक्योरिटी कैसा है, कैसा दाम। दूसरा है कमोडिटी। कमोडिटी मतलब होता है सामान। तो जो ये उस पे होता है, याद रखना, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे होता है कमोडिटी ट्रांजेक्शन है। नॉन एग्रीकल्चर मतलब वो सारा कुछ जो एग्रीकल्चर के अलावा जिस पे लगता हो, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ नहीं बना हुआ है सामान, उस पे। जैसे मान लो आयरन लेड से बना है, चाहे लोहा, कील, नील, जो भी, जो जिसमें एग्रीकल्चर उत्पाद कुछ सामान नहीं है। जैसे बिस्किट है, उसमें तो एग्रीकल्चर का सामान है क्योंकि आटा है, फिर वो है। तो नॉन एग्रीकल्चर चीजों पे जो लगेगा उसको कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बोलते हैं, और जब शेयर बॉन्ड और उस सब पे लगेगा तो उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के अलावा एक टेबल दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो। तो पहला है, एक है कैपिटल गेन्स टैक्स, दिख रहा है? यहीं पे देख लो, पूरा खत्म हो जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है, यहां पे लिखा हुआ है नॉट हियर फॉर सीए एग्जाम। थोड़ा पढ़ो, पीछे बढ़ो नहीं, आगे बढ़ो। तो पहला है पॉइंट, देखो ध्यान से, कैपिटल गेन्स टैक्स पहला क्या होता है? तो भैया ये यूनियन के द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। ध्यान से देख लो। दूसरा, एप्लीकेबल व्हेन एनी कैपिटल एसेट, होम, शेयर, बॉन्ड, बिटकॉइन इज सोल्ड एट प्रॉफिट्स बाय इट्स प्रीवियस ओनर। तो ये कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगाया जाएगा? मान लीजिए आपके पास बिटकॉइन था, आपने बिटकॉइन सेल किया, बिटकॉइन सेल करने के बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जांपल 10,000 का बिटकॉइन था, आपने बेचा 20,000 में, कितना प्रॉफिट हुआ आपका? 10,000। तो उस 10,000 पे जो आपको टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे कैपिटल गेन टैक्स। नाम देखो क्या है, गेन, और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? गेन, गेन प्रॉफिट, गेन परसेंटेज, ये सब आप पढ़े ही होंगे। तो गेन पे यानी कि जो प्रॉफिट पे आपको लगता हो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन टैक्स। दूसरा एसटीटी, देखते जाना। अच्छा, ये सब का सब अगर लिख रहा है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, तो सब डायरेक्ट टैक्स है। तो कमाल की बात ये कि डायरेक्ट टैक्स आपका एक लिस्ट तैयार हो जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये आता है। उसके बाद इतना भी याद रख लोगे तो आराम से छांट लोगे। और अभी आपने क्वेश्चन देखा कि डायरेक्टली पूछता है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, नहीं, कोई घुमा फिरा कर नहीं पूछता है। दूसरा पॉइंट, तो सर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, ध्यान से रखना, सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर पे लगेगा। मतलब अगर आपने शेयर बेचा 200 रुपए में, तो 200 रुपए सेलिंग प्राइस पे लगेगा, और जो प्रॉफिट पे लगेगा वो कैपिटल गेन टैक्स है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटी। दूसरा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सेलर इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, आप प्रॉफिट बनाइए चाहे लॉस बनाइए, उसको मतलब नहीं है। जो शेयर का दाम है उस शेयर का कुछ प्रतिशत आपको सरकार को देना पड़ेगा। मतलब आपने रिलायंस का शेयर खरीदा है 2000 में, ठीक है जी, तो 2000 पे कुछ ना कुछ टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब आप उससे प्रॉफिट कमाने के लॉस कमाने से मतलब नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, कैपिटल गेन टैक्स में क्या कोई लॉस का बात होगा क्या? जब लॉस होगा तो कोई क्यों लेगा? तीसरे नाम में गेन है, तो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे, ईमानदारी से बोलो किसको समझ आ रहा है, हाथ खड़े करो। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान रखना, ये पूछता रहता है बार बार। तो गेन टैक्स प्रॉफिट पे, ये सेलिंग प्राइस पे आएगा। नीचे है डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये डीडीटी का छिड़काव नहीं, मच्छर का डीडीटी का छिड़काव होता है, समझ में आ रहा है? ये वाला नहीं है, ये अलग है। तो डीऑक्सिक्लोराइड भी ये सब नहीं है। तो इसमें क्या है, यूनियन गवर्नमेंट, एप्लीकेबल ऑन द डिविडेंड पेड बाय कंपनी टू ए शेयर होल्डर। मतलब क्या, आपने रिलायंस का शेयर खरीदा हुआ है, मेरी बात समझ में आ रही है? और आपने क्या किया कि सर जो शेयर आपने रिलायंस का खरीदा हुआ है वो शेयर पे क्या लिख रहा है कि एप्लीकेबल ऑन द डिविडेंड पेड बाय कंपनी टू ए शेयर होल्डर। तो मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, रिलायंस का प्राइस भाग गया, तो रिलायंस का आपका कुछ ना कुछ प्रतिशत आपको महीना का देगा। मान लीजिए 73 रुपए आपको दे दिया, 75 रुपए आपको दे दिया, समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब इसमें भी
जो पैसा आपको मिला है 73 रुपया, उसमें जो टैक्स लग रहा है उसको बोल रहे हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आप मुझे बताओ, मैंने पढ़ाया हुआ है सब, रिलायंस अपने पास कितना शेयर अपना खुद का रख सकता है? 75%। उसको 25% क्या है, देना ही पड़ेगा मार्केट में ताकि लोग खरीदें। अब लोगों ने 25% शेयर खरीदा है, तो जब रिलायंस प्रॉफिट कमाएगा तो लोगों को भी तो प्रॉफिट देगा। तो लोगों को जो प्रॉफिट दे रहा है वो किस तरीके से दे रहा है? क्या पूरे पे दे रहा है या उसके शेयर पे दे रहा है? उसके शेयर पे दे रहा है। कि कोई आदमी 2000 का शेयर लिया हुआ है तो 2000 के शेयर के अनुसार उसका जो हुआ वो 73 रुपया हुआ, तो 73 रुपया उसके अकाउंट में आएगा। लेकिन उस 73 रुपए पे 3 रुपया कट गया, 70 रुपया आया, तो जो कटा उसी को डीडीटी बोल रहे हैं। तो समझ में आया? तो ना तो ये प्रॉफिट पे है, ना ये सेलिंग प्राइस पे है, ना ये कॉस्ट प्राइस पे है, ये आपके शेयर के डिवीजन वाले पैसे पे जो टैक्स कटेगा उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टैंप ड्यूटी। यहां चेंज हो गया मामला। चेंज क्यों हुआ? स्टैंप ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स जरूर है, लेकिन देखो कलेक्ट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। और यहां बहुत लोग गलती करता है, सबको लगता है जब डायरेक्ट टैक्स है इसका मतलब कि सर केंद्र लेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टैक्स डायरेक्ट हो वो हमेशा केंद्र ही लेता हो, वो स्टेट गवर्नमेंट भी लेता है। और वो कौन सा है? स्टैंप ड्यूटी। इसको कृपया करके नोट डाउन कर ले, काम आएगा आपके लिए। ठीक है जी। तो स्टैंप ड्यूटी में पहला पॉइंट कहां कहां लागू होगा? तो अप्लाइज ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर बॉन्ड, सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल बिल्डिंग एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ लीगल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, इन सब चीजों पे। मतलब स्टैंप ड्यूटी आपको देना पड़ेगा सरकार के बॉन्ड, सिक्योरिटी पे और वैसे चीजों पे जो इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, उसके प्रॉपर्टी पे, एग्रीमेंट पे, उस सब पे देना पड़ेगा जो एक जगह स्थायी है। और फिर इसमें वही बात आता है, जो आप प्रॉफिट बनाने के लॉस से मतलब नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि सरकार का कोई जमीन या घर खाली है तो मुकेश अंबानी को रेंट पे दे देता है, अरे बताया ना, और वहां से मुकेश अंबानी बिजनेस करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो जो रेंट दे रहा है और वो रेंट पे, बिल्डिंग पे वो जो टैक्स वो ले रहा है वो डायरेक्टली ले रहा है। अब मुकेश अंबानी उस पर प्रॉफिट बनाया नहीं, और उससे मतलब नहीं है, उसको बस वो टैक्स स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा, बात खत्म है। अब इसमें कुछ चेंजेस भी आता जाता है, जैसे 2020 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट इसमें सुधार किया और बोला कि इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के तहत स्टैंप ड्यूटी रेट जो है वो कभी भी यूनिफॉर्म अक्रॉस द स्टेट होता है, बराबर होगा हर राज्य में। लेकिन इस पे मुद्दा चलते रहता है। फिर उसके बाद बोला गया कि यूनियन कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट टू स्टेट गवर्नमेंट डोमिसाइल ऑफ द बायर। फिर कोरोना क्राइसिस हुआ, यूनियन गवर्नमेंट इसको पोस्टपोन कर दिया। तो लॉजिक है कि चूंकि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये एग्जाम में कोई भी स्टैंप ड्यूटी से क्वेश्चन नहीं पूछा है आज तक। और इस वजह से अगर आपको याद नहीं भी रहे तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, याद नहीं रहता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। ओ सॉरी, ये तो हो गया, आनंद ले लिए इसका। ये वाला एक टॉबिन टैक्स, या इसको रॉबिन हुड टैक्स बोलते हैं। लिख लो ये रॉबिन हुड। बस 15 मिनट और रुक जाओ, 15 मिनट नहीं, कम ही लगेगा टाइम, बाकी तो हो गया काम। एक दो टैक्स और है, जैसे एक आई थिंक एंजल टैक्स होगा, एक दो इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी जिम्मेदारी से काम निभाया जाएगा। रॉबिन हुड टैक्स जरा पढ़िए रॉबिन हुड के बारे में। रॉबिन हुड कौन था? चलिए एक बार देखिए पहले। नींद आता है तो बहुत कष्ट हो जाता है ना अभिनव? तो नींद आते समय जगना बहुत कठिन हो जाता है कि कैसे जाग जाए। उस समय याद रखिएगा कि अगर कहीं बाई चांस एग्जाम में नींद आने लगे, बाई चांस, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है कभी कभी। सीसेट का पेपर है, ध्यान से समझना, और सीसेट के पेपर में आने लगा नींद, भाई साहब भयंकर कांड होता है वो। और वो नींद इसलिए नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन, वो नींद आपको मतलब आपके टायर्डनेस के अनुसार आ रहा है। आप हो सकता है पिछले 3 महीने 4 महीने से सीरियस पड़े सोए, इस तरीके का। इसीलिए जनरली 1 महीना पहले रूटीन चेंज कर लिया जाता है। जैसे 1.5 महीना पहले ये हैबिट आपको बना लेना होगा कि 9 से 12 या 9 से 11 आप एग्जाम दे रहे हैं, और फिर 2 से 4 बजे तक एग्जाम दे रहे हैं। अगर ये नहीं करिएगा तो यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। कमाल का बात बता रहा हूं, क्योंकि लेता है वो मई में,
और मई में आमतौर पे मई जून में लोगों का आदत होता है कि खाना खाने के बाद 2 बजे सूती ही जाएगा, 1 बजे, चाहे आधा घंटे के लिए चाहे 1.5 घंटे के लिए। अरे समझ में आ रहा है? और सुबह में 9 से 11 का भी वही टाइम होता है जब आदमी लंच कर कर या ब्रेकफास्ट कर कर थोड़ा सा रेस्ट लेकर या काम पे जाने के लिए सोचता है। तो दोनों का माइंडसेट अलग काम करते हैं, इसलिए टाइम हो जान आज तक कभी टाइम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये देखना चाहता है उस समय। इसीलिए 1.5 महीना पहले हर कोई आदमी स्विच कर लेता है अपने आप को उस टाइम पे। तो चाहे जो भी हो जाए, 9 से 12 फोन ऑफ रखकर किताब निकालकर या कोई भी टाइप उतना आदत बना लीजिएगा, नहीं तो पूरा पढ़ा हुआ भी रहेगा ना तब भी आपको दिक्कत हो जाएगा। भगवान ना करो दिक्कत ना हो, लेकिन हो जाएगा। क्योंकि 26 मई में गर्मी, अभी तो ठंडी थोड़ा सा चल रहा था, आपको आरामदेह लग रहा है, आप वो सिचुएशन सोचेगा और इतना प्यास लगता है उस समय गर्मी में कि दिमाग खराब हो जाएगा, और गलती से सीट बेकार मिल गया तो और ज्यादा टेंशन हो जाएगा। इसीलिए ये 2 टाइम सोइएगा मत, ये 2 टाइम हैबिट बना लीजिएगा कि उस समय जगे रहे, क्योंकि ये कांड हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। ये सब चीज आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि कोई टॉपर ये बात बोलेगा नहीं। किसी का 2 अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए खराब हुआ क्योंकि एग्जाम के 10 दिन पहले तक, 7 दिन पहले तक दिन रात पढ़ता रहा, और वो हैबिट इस तरह से बन गया कि दोपहर में जो नैप लेता था उसी समय वो एग्जाम टाइम था, और उस समय उसको इतना भयंकर नींद आने लगा, जबकि क्वेश्चन आ रहा फिर भी। कितना भी कंट्रोल करिएगा तो कहीं ना कहीं तो हैम्पर करेगा ना आपको। कितना कंट्रोल करिएगा, किस लेवल तक कंट्रोल करिएगा, और वो नेचुरल चीज है कि इतना ज्यादा आएगा नींद कि उसके बाद कभी कभी कंट्रोलेबल नहीं होता है। तो निवेदन है कि एटलीस्ट 1 महीना पहले वो दोनों टाइम फिक्स कर लीजिएगा, 9 से 11 या 10 से 12, और उसी 9 से 12 तक रखिए, और 2 से 4 के बीच में ये सोइए मत, उसके बीच में हैबिट लगा लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। टॉपर एक अच्छा टॉप बताया था, पता नहीं रैंक क्या है, गौरव कुछ करके नाम था, पहले अभी नहीं वो बहुत पाया। उसने क्या बोला, बहुत लोग जैसे प्रीलिम्स जब दे रहा था तो प्रीलिम्स का जो गैप है बाहर, सब पेड़ के पास वो आराम से सो गए। दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल का है उसका पेड़ था बगल में, और उसे कैंपस के अंदर फट से सो गया। सब इतना भीड़ भड़का से सो गया। क्यों सो गया होगा? क्योंकि 1 महीना पहले से उसको हैबिट है, 2 महीना पहले तक। अगर आप पिछले 20 साल से किसी एक टाइम पे सो रहे हो ना, आपको नींद उस समय आ ही जाएगा, कितना भी जरूरी होगा तो। और पिछले 20 साल से किसी एक टाइम पे आप जग रहे होगे तो इस बात की भी गारंटी है कि आप 6 बजे क्यों नहीं सोते, 7 बजे नींद खुलेगा ही खुलेगा अगर आप 7 बजे 20 साल से जग रहे हो तो। समझ में आ रहा है? तो लाइफ का पैटर्न उसी से काम करता है। इसीलिए अब आप पिछले 1 साल से वही नियम बनाए हो, और आप 10 दिन में और 5 दिन में कैसे आप आदत बना लीजिएगा कि हमको 2 बजे नींद नहीं है, आएगा ही आएगा। इसीलिए 1.5 महीना पहले स्विच ऑन कर लेना पड़ता है। समझदार आदमी कर लेता है, जिसको नहीं फर्क पड़ता है वो क्या ही छोटे लेवल को ही सोचेगा, जिसके लिए जरूरी नहीं है, जीवन चल रहा है, क्या सोचेगा देख लेंगे फाड़ देंगे चीर देंगे, ऐसे बोलेगा। ये समझ लेना इसका कुछ नहीं होने वाला, ये हवा में उड़ रहा है, फैंटेसी में है ये कि गर्दा उड़ा देंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। बस बाकी आपका है। तो रॉबिनहुड टैक्स पढ़ लिए, जल्दी बोलो ना। अब थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ आते हैं, तब रॉबिनहुड पे आएंगे, क्योंकि इसके लिए एक और चीज। अच्छा ठीक है, ये बहुत आसान है। टैक्स रिफंड जानते हैं आप लोग? टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्शन सोर्स। तो जैसे बहुत सारा क्या होता है, एक आईटीआर होता है, सुनोगे ना, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न। तो कुछ वैसा ही टैक्स रिफंड होता है। होता क्या है कि कोई आदमी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट वो है, तो क्या करता है कि वो टैक्स जो है उसका रिफंड आ जाता है, वो देते रहता है, उसका टैक्स बाद में रिफंड आ जाता है। उसको बहुत डिटेल में समझने के लिए एक ही याद रखिएगा, एक पर्सन एलिजिबल टू रिसीव इनकम टैक्स रिफंड फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट इफ ही हैज पेड मोर टैक्स to the government than his actual tax liability. If college deducted 10% TDS from freelance visiting faculty payment, but what if he was 0%? इसका मतलब समझ लो सीधा कि मान लो आपने टैक्स देना था। अच्छा, आप लोग घर में कोई होंगे जैसे दादाजी टीचर होंगे, या फिर हुए होंगे, या फिर और भी कोई होगा जो रिटायर हुआ होगा, तो उन लोग को टैक्स रिटर्न में पैसा आता है। एक बिजनेसमैन को भी आता है। बिजनेसमैन को कैसे आता है? देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा दुकान है, आपने मेरे दुकान से कुछ लेकर गए, आपने मुझे टैक्स दे दिया, समझ में आ रहा है? तो टैक्स आपने तो दे दिया, अब गवर्नमेंट आप जो लेके गए फिर उसमें तो टैक्स तो नहीं काटेगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम अगर जो आपको मैंने बिल दिया है, ध्यान से समझना, उस बिल को आप जैसे ही जाकर और इनकम टैक्स के पोर्टल पर डालेंगे कि टैक्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो सरकार वो टैक्स आपको वापस कर देगी। मतलब लॉजिक कहने का है कि एक ही सामान पर 2 आदमी टैक्स क्यों देगा? क्या मेरा समझ में आ रही है? तो एक बार टैक्स दे दिया, दोबारा क्यों देगा? तो इसलिए वो टैक्स रिफंड बहुत ज्यादा, बस याद रखिए कि हाँ ऐसा चीज होता है और काम होता है। अब कोई कैश लेन देन में करे तो पकड़ा नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ गया और किसी कॉलेज में पढ़ा के आ गया, कॉलेज वाले ने मुझे मान लो 5-6 रुपए दे दिया, कैश में दे दिया, तो क्या सरकार को भी पता चलेगा क्या कि मैं जाकर पढ़ा गया? नहीं पता चलेगा।
तो नियम ये बना दिए कि भाई ये काम करते हैं कि यहां से मैंने जैसे ही पढ़ाने गया, क्योंकि कॉलेज वाला टैक्स दे रहा होगा क्योंकि उसका पूरा अपने प्रोटोकॉल सरकार के हिसाब से चल रहा है, तो कॉलेज वाले ने हमको, अपने कॉलेज वाले ने मेरे को दिया रिसिप्ट और उसमें लिखा था, चेक दिया कि 5,000 का चेक है, उस पर टैक्स इंक्लूडेड है, तो टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। अब वो चेक जैसे जाकर मैं करूंगा जमा, जो उसमें से मेरा टैक्स काट को रखा है वो पैसा मेरे पास रिफंड आ जाएगा। तो बस इतना याद रखिए कि टैक्स रिफंड होता है, बस इससे ज्यादा और जान का जरूरी नहीं है, बाकी वो सब सीए हुए लोग के लिए होता है वो। अब उसके बाद आत्मनिर्भर भारत का सुधार, आत्मनिर्भर भारत रिफॉर्म, दिख पा रहा है? जो से बोलो ना सर इसमें कोई काम का नहीं है, समझ में आ रहा है? आप अपने आप पर निर्भर रहिए, बहुत बढ़िया बात है, दूसरे पर निर्भर रहिएगा दिक्कत हो जाएगा, इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे, वहां पे टीडीएस, यहाँ पे है टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये जानना जरूरी है। मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, जगह देखो। नियम अलग है, जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश में गए फॉर एग्जांपल, वहां जाके आपने, अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने यूपी में जाकर मोटरसाइकिल खरीदा तो जो पैसा दिया उसका टैक्स का पैसा, अब चूंकि मोटरसाइकिल खरीद के फिर कहां लाओगे, बिहार लाओगे, तो उसका टैक्स आप यूपी सरकार को दीजिएगा कि बिहार, क्योंकि आप मोटरसाइकिल लेगा तो बिहार में चला रहे हो, तो आप बिहार को दोगे कि आप यूपी को टैक्स का पैसा दोगे, इसमें भी तो झंझट है। यूपी वाला बोलेगा हमारे यहाँ तो खरीद लिया, हमको टैक्स नहीं दिया, बिहार वाला बोलेगा कि हमारे यहाँ पे चला रहा है, हमको टैक्स नहीं दे रहा है, तो लफड़ा शूटिंग तो होगा। तो सिंपल याद रखिएगा एक नियम, पहले नियम क्या था, नहीं था, नहीं, जहां पे जो प्रोडक्ट जा रहा है, जो यूज होगा, वहीं के सरकार को टैक्स मिलेगा। कुछ बुझा रहा है? मतलब अगर मैं यूपी में जाकर बाइक खरीद रहा हूं तो यूपी के सरकार को पैसा जाएगा, कि मैं बाइक लेके बिहार आऊंगा तो बिहार के सरकार को जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने यूपी में गया, मैं 1.5 लाख रुपया दिया बाइक के लिए, तो पैसा सरकार के पास गया, केंद्र सरकार ने वो पैसा अपना काट कर बिहार सरकार के पास भेज दिया। तो याद रखिएगा हमेशा टारगेटेड है, जहां पे यूज होगा माल वहां के गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा ना, क्योंकि दिमाग में पहले रहता है लोगों की, हाँ यूपी में खरीदेगा तो यूपी का ना देंगे, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? वो पैसा जहां लेके आप जाएंगे वो सरकार को मिलेगा। तो ये यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, इधर भाई साहब गिटार बजाने वाले, गाना गाने वाले, डांसर थे, इनके पास पैसा होता है, इन्होंने जाकर पॉसे कार्ड खरीदा, पॉसे कार्ड ने इनको दिया, तो मान लो 25 लाख प्लस 1% टीसीएस। उसके बाद यहां से विथ बायर पैन नंबर और फोर्स टू डिक्लेयर इनकम, ये इसलिए किया जाता है, मान के चलो कोई आदमी अगर बाहर से विदेशी से बहुत महंगा कार मंगा रहे हैं, अगर कैश में लेन देन हो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सर अभी फिल्मी सितारे वालों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, सरकार उनसे टैक्स निकलवाना चाहती है और वो लोग टैक्स बचाने के नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं। कुछ बुझा रहा है? कोई भी ऐसा, उसमें शायद ही कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जो टैक्स बचाने के लिए काम नहीं किया होगा, नहीं तो सबको सब पे गाज गिरा देता है सरकार। जैसे देखता है नरेंद्र मोदी सीधा पूछते हैं बंबई से कितना पैसा आया, बोलता है कि 30 लाख, पिछले साल कितना, बोला 50 लाख, इतना कम कैसे, मारो डाका। अब एक बार डाका मारा फिर पैसा आया, भाई वो लोग के पास पैसा ज्यादा है, इसलिए हर किसी, कभी शाहरुख खान को कभी भेज देगा लेटर, कभी उसके बाद अरशद वारसी को भेज देगा, कभी अनुराग कश्यप को भेज देगा, भैया पैसा आप टैक्स चुरा लिए, कभी कपिल शर्मा को भेज देगा। अक्षय कुमार भाई नहीं भेजता, कि अक्षय कुमार मोदी जी के करीब है, और अक्षय कुमार जेन्युइनली, मतलब बोलते हैं ईमानदारी से टैक्स देता है, वो कहने के लिए बात नहीं कि दिखाने के लिए, एकदम जेन्युइन टैक्स देता है। तो इस वजह से देना भी चाहिए। टैक्स का पैसा जो छुपाता है ना, उसका बेटा बेटी नहीं सफल होता है, ये ध्यान रखिएगा, वो बिगड़ जाता है वो। इसलिए टैक्स का पैसा छुपाइए मत, जितना हो रहा है मतलब कुछ हद तक उसको दीजिए जहां वाजिब लग रहा है। टैक्स का पैसा देने से बेनिफिट आपको होता है, और मिडिल क्लास और गरीब क्या ही टैक्स देगा, टैक्स छुपाता कौन है, अमीर ना छुपाएगा जी, हाँ मिडिल क्लास के पास खाने के लिए नहीं, टैक्स का छुपाएगा। तो इसलिए टैक्स का मामला जो है अमीर में ही चलता है, बट फिर भी मिडिल क्लास का एक ही चीज होता है इज्जत, उसका शान, उसका डिग्निटी। तो बोलता है मैं टैक्स देता हूं, और इसलिए मैंने बोला पूरे वर्ल्ड में जो भी चेंज आता है वो मिडिल क्लास के कारण आता है, जो रिवॉल्यूशन होता है मिडिल क्लास के कारण, क्योंकि मिडिल क्लास अपना हार्ड अर्न मनी जब पैसा देता है किसी को तो पूरा उस पर गेम खेलता है, और वो लड़ता है इसीलिए। इसलिए सरकार कभी मिडिल क्लास के बच्चे से जब भिड़ेगी ना तो मिडिल क्लास उसका ऐसे ही कर, क्योंकि वो बोलता है मैं पूछ सकता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूँ, कर लेता है। लोअर क्लास कर नहीं सकता कि उसका उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अमीर को मतलब नहीं है क्योंकि उसके पास इतना पैसा है, बच्चा मिडिल क्लास और वही सारा लड़ाई लड़ता है, और वही लड़के फिर अपने आप को किस तरह से करता है। तो याद रखिएगा टीसीएस टैक्स और टीडीएस दोनों में फर्क है कि एक जो है हम इसलिए कर रहे हैं जहां पे
टैक्स कट एट सोर्स। सोर्स पे हम इसलिए कर रहे हैं कि जहां से आ रहा है हम उसी में सरकार उसको बढ़ा देती है कि आप कोई मान लो रेंज रोवर मंगा रहा है या कोई और भी बड़े बड़े कार बाहर से मंगा रहा है तो कैश में लेन देन ना हो इसके लिए उस पर टैक्स भी बढ़ा दिया जाता है कि तुम जो बाहर से ला रहे हो इंडिया में, तो ध्यान से समझो ना, वो कहां से ला रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में चलाएगा कि वो विदेश में चलाएगा, इंडिया में। और मैंने बोला ज्यादातर टैक्स जो भी लगेगा वो जहां पे आ रहा है जहां पे चलेगा वहां पे लगेगा। क्लियर है? लास्ट 5 मिनट, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसको मैं ऐसे नहीं भगा सकता हूँ, वो काम का है। चलो कल बचा है, कल इसको थोड़ा सा बचा है, कल इसको टाइम दे लेंगे, ठीक है ना? कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो आज जो भी बताया हूं देख लेना, कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। निवेदन आपसे ये है कि सरस्वती पूजा के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करिएगा। मैं आज क्लास इसलिए लिया हूं कि आपका काम हो जाए, या तो 1-2 दिन बीच में गैप कर लेते हैं आप लोग, बाकी उसके बाद देखते हैं। तो बस ये करने के बाद हमारा थीम 3 बचेगा, बाकी थीम 4, 5 और 6 अब आपके हवाले वतन साथियों। तो थीम 4, 5, 6 हो जाएगा। थीम 2 के बाद थीम 3 2 दिन में और हो जाएगा। तो निवेदन आपसे है कि रिवीजन पीछे कर लीजिएगा। क्लियर है? तो मनी बाटर टू बिटकॉइन से लेकर इंश्योरेंस तक खत्म। अभी हम बजट पढ़ रहे हैं, बजट पूरा आगे चलेगा, फिर ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी और चलेगा, और एग्रीकल्चर, और उसके बाद 4, 5 और 6 पिलर आसान है, आराम से देख के खत्म कर लेंगे। तो विद इन दिस वीक ये हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है जी? जो नहीं खत्म हुआ तो आगे बढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन हाँ इस सप्ताह में खत्म हो जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।